ऐसे करके उसने 100 करोड़ रुपए कमाए। 14 साल का लड़का 100 करोड़। तुम्हारा बेटा वहां बैठा हुआ है आंगन में, उस पर मैंने स्नाइपर लगा रखा है, अरे, तुम्हारे पास 30 सेकंड है, उसको बचा लो वरना गोली चलेगी और उड़ जाएगा सब। जब हमने केस सॉल्व किया तो जो निकल के आया क्रिमिनल, रोंगटे खड़े कर दिए सर। ट्रेंडिंग ऐप्स या गेम्स हैं, ये ध्यान रखिए कि उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा फीचर होगा जो हाईटेक टाइप का है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट आपके ब्रेन पे होगा बड़ा नेगेटिव होगा। वो तो पूरा फ़ोन कंप्रोमाइज़ करता है, उसके बाद आपका सारा डेटा कॉपी कर सकता है, आपके कॉल सुन सकता है, आपके मैसेजेस देख सकता है, व्हाट्सएप हो या दूसरे जो भी है। सो इट वाज सो पावरफुल। तो आप अभी आप डार्क वेब पे जाइए और देखिए कि सबसे ज़्यादा जो मेलवेयर मिलेगा आपको, जो क्रिमिनल्स सर्विसेज दे रहे होंगे, वो आईफोन हैक के लिए दे रहे होंगे, ओके, क्योंकि पैसा वही है। और ये क्लाउड एंड मेलवेयर आपके ब्राउज़र में इंस्टॉल हो जाता है और उसके बाद आपके ब्राउज़र को मिसयूज़ कर रिक्वेस्ट भेज सकता है किसी को। ठीक है। इनफैक्ट ये आपके ऑटोफिल डिटेल भी चोरी कर सकता है, करता है। तो बोले 50-60 लाख डेली नुकसान हो रहा है। बोले हाँ, और बोले पता नहीं कौन कर रहा है, और सर्वर डेली डाउन होता है। और वहाँ से कॉल आया और बोलते हैं कि DSP मैम का कि एक घर है, उसमें कोई भी जाता है उसका फ़ोन हैक हो जाता है। प्रेशर पे आके विक्टिम को मेरा नंबर दे दिया, उसका फ़ोन आया। बोले अमित जी बोल रहे हैं? हाँ। अरे सर, अब तो हम घर में बात नहीं कर पा रहे हैं, डरे डरे घूम रहे हैं, किसी को फुसफुसा के बात करते हैं। मैंने क्यों, क्या हो गया? कह रहा है उसको सब पता पड़ जाता है। हम फुसफुसा के बात करें वो भी सुन लेता, उसका मैसेज आ जाता, तुरंत आता। बोला सर आप ढूंढ नहीं पा रहे, हैकर थोड़ा स्मार्ट है इसलिए आप कहानियां बना रहे हैं। तो बेइज्जती हो जाएगी। अब स्नैपचैट कोई बच्चा क्यों यूज कर रहा है? ऐसी कौन सी चैट है जो व्हाट्सएप पे नहीं हो सकती, स्नैपचैट पे हो सकती है? बिल्कुल। सोचिए क्यों कर रहा है। क्रिमिनल जो वहां पर है वो, उसका टारगेट है आपके पेरेंट का फोन, क्योंकि बच्चा अपना फोन तो है नहीं उसका, वो तो अपने माँ बाप का फोन यूज कर रहा है, भाई बहन का फोन यूज कर रहा है। अब ये डेटा गया क्रिमिनल के पास, क्रिमिनल बच्चे को बोलेगा अच्छा पटना में बैठे हो, अरे मोबाइल तो तुम्हारा 20% चार्ज है, चार्ज क्यों नहीं कर लेते? वोडाफोन का सिम यूज करते हो? और मान लो ऑटो फिल निकल गया तो पासवर्ड ही पता पड़ा होगा उसको, तो वो एकदम से बच्चा क्यूरियस हो जाता है। एग्जैक्टली, यार तुम्हें कैसे पता? मुझे पता अरे होना बड़ा सिंपल है यार, मुझे भी सिखा दो। वो कुछ भी इंस्टॉल कर लेगा उस चक्कर। तो ये जो अधिकतर फोन जा रहे हैं वो गेम्स के थ्रू इसलिए जा रहे हैं क्योंकि गेम के पीछे क्रिमिनल बैठा हुआ है। तो वो क्या करता था, ऐसे आप आएगा यार मेरा 2 लाख का बिल है यार, कम कराओ, करते हैं। वो एक बैंक अकाउंट लेगा, उस बैंक अकाउंट से वो, उस बैंक अकाउंट में पैसे ही नहीं है, 0 बैलेंस है उसका, उस बैंक अकाउंट से पे करेगा आपका बिजली का बिल 2 लाख का। तो बिजली विभाग के सर्वर पे जाएगा कि पेड हो गया, तो बैंक अकाउंट में कोई पैसा नहीं है। तो इतना दिमाग लगाता था और फिर इनसे 25,000 ले लेता था कि हो गया साहब, देख लो आप रसीद लेके चले जाओ। ड्रग की तरह लगने चाहिए फीचर। यदि वो फीचर ऐसा नहीं है कि मुझे अफीम की तरह नशा हो जाए, तो फिर वो फीचर नहीं चाहिए मुझे। साइबर सिक्योरिटी पर इस सीरीज में हम 7वें एपिसोड पे पहुंच गए और आज फिर से मेरे साथ है साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर अमित दुबे। अमित सर वेलकम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ याज भाई, थैंक यू सो मच। बड़ी अच्छी सीरीज चल रही है एंड आई एम श्योर लोगों को इसका फ़ायदा मिल रहा होगा। मतलब सर लोग देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स तो सर ऐसे आ रहे हैं, मतलब वो कह रहे हैं अमित सर में रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। नहीं, मेरी उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ मैं, बिकॉज हो क्या गया है, और ये मैं व्यूअर्स को बता दूं कि मेरे पास कम से कम नहीं 5-6 हज़ार ईमेल आ चुके हैं, क्योंकि मैंने उस समय बोल दिया था कि एग्जैक्टली। अब हर आदमी चाहता है कि मैं उसको तुरंत जवाब दे दूं, तो हमारी टीम बहुत बड़ी नहीं है और मैंने कुछ लोगों को जवाब दिए हैं, मेरे ख्याल से कुछ 1000 तक लोगों को, लेकिन बाकियों को नहीं मिले हैं। ऊपर से दिवाली थी, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, हम उनको कलेक्ट करके सीरीज़ ऑफ ट्रेनिंग शुरू करेंगे ऑनलाइन, और जिसमें उनको ट्रेन किया जाएगा, फिर उन वॉलंटियर्स को हम एंगेज करेंगे लोकल पुलिस से, ताकि वो हेल्प कर सके जहाँ जहाँ संभव हो। तो ये करेंगे, पर थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आप सबको मेल आएगी, सबको कोई ना कोई कांटेक्ट करेगा। और इंस्टा पे तो ना मेरे को लोग भेजने लगे मैसेज, मेरे पास ही करीब 10-12 मैसेज पड़े हुए हैं अभी भी। वो कह रहे हैं कि अमित सर रिप्लाई नहीं कर रहे, और आप प्लीज़ वहाँ अमित सर के साथ जब भी करें तो प्लीज़ मेरा बता दीजिए कि मेरे को देख लें। मैंने कहा यार मतलब आपको कर देंगे। मेरा भी कहना ये था कि थोड़ा सा पेशेंस रखें, क्योंकि इतने केसेस सर सॉल्व करते हैं, चीज़ों में लगे रहते हैं आजकल इतना, थोड़ा सा तो फंसे दिक्कत रहते होती है। 24 घंटे। तो मेरी अपनी तरफ से सबसे क्षमा है कि डिले के लिए थोड़ा सा मुझे एक्सक्यूज़ कीजिए। थैंक यू। फाइन सर, मतलब इस एपिसोड को हम शुरू करेंगे आपकी इन्वेस्टिगेशन की किसी स्टोरी से। मतलब बड़ी पसंद करते हैं लोग जो आप बताते हैं चीज़ें कि कैसे आप इन्वेस्टिगेट करते हैं, और रियल टाइम इन्वेस्टिगेशन मतलब लोगों को पता नहीं होता, पता होता है कि सॉल्व हो गया, लेकिन अंदर कहानी उनको पता नहीं होती, वो आप बताते हैं कि क्या किया आपने। तो प्लीज़ कोई एक स्टोरी आप बताएं जो आपने इन्वेस्टिगेट की। एक केस हुआ सर, एक कंपनी थी नोएडा में जिसको
डीडोस अटैक हो रहा था उसके ऊपर, अच्छा। और एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी है, उन्होंने उसमें पैसा लगा रखा था। तो वो कंपनी जब पुलिस के पास रिपोर्ट लिखाने गई तो उसने कहा कि भाई मेरे सर्वर को हर दिन कोई डाउन कर देता है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तो क्राइम कहाँ हुआ? बोले क्राइम ये हुआ कि हमें लाखों का नुकसान हो रहा है। अच्छा, सर्वर बंद हो रहा है तो नुकसान सर्वर डेली बंद होता है तो हमें 50-60 लाख डेली का नुकसान हो जाता है। इसे ई कॉमर्स पोर्टल था। तो बोले 50-60 लाख डेली नुकसान हो रहा है? बोले हाँ। और बोले पता नहीं कौन कर रहा है, और सर्वर डेली डाउन होता है। तो अब ये क्राइम दिखता है जब नुकसान दिखता है। तो फिर लेकिन बोले हम कैसे हेल्प कर सकते हैं? तो बोले आप ढूंढिए कौन कर रहा है। तो बोले हमसे ज़्यादा एक्सपर्ट तो आप हैं भैया, आप सर्वर चला रहे हैं, सर्वर है, आप नहीं ढूंढ सकते? बोले नहीं हम नहीं ढूंढ पा रहे। तो उस वजह से वो केस मेरे पास आया कि भाई कोई ज़्यादा डीप इन्वेस्टिगेशन कर सकता है क्या। तो जब मैंने देखा कि मैंने उनसे बात की, मैंने कहा साहब आप क्या प्रॉब्लम क्या? बोले हर दिन कोई, तो डीडोस अटैक क्या होता है मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं लोगों को, कि कोई सर्वर होता है उसकी एक कैपेसिटी होती है, उससे ज़्यादा यदि रिक्वेस्ट किसी समय आ जाती हैं तो वो सर्वर हैंडल नहीं कर पाता, हैंग हो जाता है या वो क्रैश हो जाता है। अब उसको दोबारा आप करने में टाइम लगता है, और जब तक के लिए वो सर्वर डाउन रहेगा आपका कोई उसको यूज़ नहीं कर पा रहा। यदि डेली ये चीज़ होने लगी तो आपकी रेपुटेशन लॉस हो जाती है, लोगों को भरोसा नहीं रहता कि यार ये तो वेबसाइट डेली डाउन रहती है, इस पर कोई करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इवेंचुअली आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो ये बड़ी ज़रूरत होती है लोगों की कि 24/7 अप रहे सर्विसेज जो ऐसे B2C बिजनेसेस में हैं। तो ऐसा क्यों होता था कि एक समय अचानक से इतनी रिक्वेस्ट आती थी? तो मैंने उससे कहा कि भाई एंटी डीडोस सिस्टम लगा लीजिए। बोले एंटी डीडोस सिस्टम है, अच्छा ओके, उसके बावजूद ऐसा हो रहा है। तो मैं क्यों नहीं रोक पा रहा? बोले क्योंकि वो जेन्युइन ट्रैफिक है, क्योंकि एंटी डीडोस सिस्टम भी कुछ लॉजिक के बेस पर फिल्टर करता है ट्रैफिक की भाई एक ही जगह से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है तो रोक देगा। जो अब्यूजिव आईपी है उनसे आ रही है या कोई पैटर्न देख के वो ब्लॉक करेगा। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है कि सारी जेन्युइन रिक्वेस्ट। मैंने कहा अच्छा तो फिर ट्रैफिक लॉग भेजिए। तो उन्होंने मुझे ट्रैफिक लॉग भेजा। तो जब मैंने ट्रैफिक एनालिसिस किया तो पता पड़ा कि अधिकतर रिक्वेस्ट जो है वो NCR रीजन से ही है, मतलब 70-75% ट्रैफिक यहीं से है। मैंने कहा ये तो एग्जैक्टली सर एक ही जगह से वेबसाइट पे ऐसा क्यों हो रहा है? भाई बन सकता है जब ये डीडोस अटैक होता है तब। तो वो जो उसमें से मैंने कुछ नोएडा वाले IP एड्रेसेस निकाल लिए, 20-22 IP एड्रेसेस। उन IP एड्रेसेस के हमने ओनर्स निकलवाए, और उसके बाद उन ओनर को फ़ोन किया कि भाई आप ये रिक्वेस्ट डेली क्यों करते हो सर्वर को? तो बोले हम तो जानते भी नहीं इस वेबसाइट को, हमने तो कभी खोला भी नहीं। मैंने कहा आपकी मोबाइल से जाती है रिक्वेस्ट, आप ही के IP से गई है? बोले नहीं साहब हम तो कभी भी नहीं किया, हम तो जानते भी नहीं। तो मैंने कहा अच्छा तो ऐसा कैसे हो सकता? तो सबको बुलाया, उनके फ़ोन चेक किए। तो जब फ़ोन चेक किए तो फ़ोन के अंदर एक मेलवेयर मिला जिसको हम Cloud9 मेलवेयर बोलते हैं। एक रशियन APT ग्रुप का मेलवेयर है। ओके, तो काफ़ी वेल नोन APT ग्रुप है, और ये Cloud9 मेलवेयर आपके ब्राउज़र में इंस्टॉल हो जाता है, और उसके बाद आपके ब्राउज़र को मिसयूज़ कर रिक्वेस्ट भेज सकता है किसी को। इनफैक्ट ये आपके ऑटोफिल डिटेल भी चोरी करता है, और भी बहुत कुछ कर सकता है, खतरनाक मेलवेयर। तो Cloud9 इसके फ़ोन में किसने इंस्टॉल किया? एग्जैक्टली और सबके फ़ोन में कैसे हो सकता है? सबके फ़ोन में कैसे कर रहा है? तो हमारे पास चूंकि उन्हीं 22 लोगों का डेटा था, तो हमने कहा कि इन 22 लोगों में पैटर्न देखो, क्या एक तरह के बिजनेस में है, एक तरह के डिवाइसेस कुछ तो ऐसा है जहाँ ये लोग कॉमन जाते हैं, तभी तो इनके संग ऐसा हुआ। पर कोई कॉमन चीज़ नहीं मिल रही थी। फिर हमने देखना शुरू किया कि Cloud9 इनके फ़ोन में आया कब। तो कुछ फ़ोन में वो डिटेल निकल आते हैं। तो जब डिटेल निकाले तो वो डेट्स मिल गई, डेट्स टाइम। तो हमने कहा अब देखो कि ये डेट्स टाइम पर ये लोग थे कहाँ पर। तो जब वो देखना शुरू किया तो पता पड़ा कि सबके सब कनॉट प्लेस में थे। ओके, तो हमने कहा अच्छा सबके सब अलग अलग डेट और टाइम पर जब Cloud9 इंस्टॉल हुआ तब उससे वो कनॉट प्लेस एक जगह। भाई पूछा क्या कर रहे थे आप? तो हम तो कुछ नहीं, मीटिंग थी वहाँ गए थे। कहाँ गए थे? बोले रेस्टोरेंट है वहाँ गए थे। ठीक है साहब, ACP साहब को हमने कहा हम भी चलते हैं उस रेस्टोरेंट। एग्जैक्टली गए हम उस रेस्टोरेंट में बैठे। जैसे ही बैठे तो वेटर आया और उसने कहा कि साहब कोविड के बाद से हमने वो मेनू कार्ड तो बंद कर दिया है, तो ये QR कोड है, आप इसको स्कैन करके ऑर्डर कर लीजिए। तो हमने QR कोड स्कैन किया। जैसे ही QR कोड स्कैन किया तो कुछ मुझे गड़बड़ लगा, क्योंकि जो ब्राउज़र था उसमें कुछ फ्लिकर हुआ। मैंने तुरंत स्कैन किया तो पता पड़ा इसमें Cloud9 है। तो होता क्या है कि जितने रेस्टोरेंट हैं या जितने हॉस्पिटल्स हैं या जितने होटल्स हैं, ये अपनी वेबसाइट की सिक्योरिटी को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं होते। इनको लगता है कि हम कोई ऐसा ई-कॉमर्स कम्युनिकेशन तो कर नहीं रहे हैं, क्योंकि बुकिंग कहीं और से हो रही होती है, वेबसाइट सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए हो रही होती है। तो बड़ी बेसिक सी वेबसाइट्स होती हैं,
वो कहते हैं इसको सिक्योर करके क्या कर लेंगे, मेनू कार्ड ही तो दिखाना है। लेकिन इन वेबसाइट को क्रिमिनल हैक करके लोगों को हैक कर सकते हैं, क्योंकि उन वेबसाइट को सबसे ज़्यादा लोग एक्सेस करते हैं, हज़ारों लोग एक्सेस करते हैं। तो जब उस वेबसाइट को किसी ने हैक किया और उसमें उस क्या कहते हैं वो अपना कोड इंजेक्ट कर दिया मेलवेयर का, सो व्हेन यू आर एक्सेसिंग दैट क्यूआर कोड के थ्रू वो वेबसाइट, वो आपके ब्राउज़र में इंस्टॉल हो जाता था मेलवेयर। पर ये किया किसने? हाँ सर, ये भी चीज़। और ये कितने ऐसे रेस्टोरेंट का किया होगा, और इसी कंपनी के पीछे क्यों पड़े हैं? बिल्कुल, क्योंकि कहीं और से कोई ऐसी रिपोर्ट आई नहीं थी, और ये भी कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं थी, मतलब मीडिया का स्टार्टअप टाइप कंपनी थी। और एक रशियन एपीटी ग्रुप एक स्टार्टअप के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? मतलब करेगा हैक तो कोई बड़ा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट करेगा, तो कुछ अजीब सा मुझे लगा। तो मैंने फिर उस वेबसाइट को स्कैन किया, जो रेस्टोरेंट की वेबसाइट थी, और देखने की कोशिश की कि इस वेबसाइट को ऑपरेट कहाँ से कर रहा है कोई। तो वो जितने आईपी एड्रेसेस थे हमने निकाले, तो सारे वीपीएन आईपी निकले। तो पता पड़ा फिर तो कोई है पीछे। फिर उसका ये देखा उस वेबसाइट का, रेस्टोरेंट का, कि ये एक्चुअली मेलवेयर कब इंजेक्ट किया गया यहाँ पर। तो एक डेटा टाइप मिल गया हमें। फिर किसी ने सजेशन दिया, वही इन्वेस्टिगेशन टीम में लोग दिमाग चलाते, बोले साहब जिसने भी ये वेबसाइट एक्सेस की होगी या हैक की होगी, हो सकता है कि वो एक बार रेस्टोरेंट में आया हो टेस्ट करने के लिए कि ये स्मूथली इंजेक्ट हो रहा है कि नहीं क्यूआर कोड के थ्रू, बिकॉज देयर माइट बी सम कंपैटिबिलिटी इशू विद डिफरेंट फोन्स। मैंने कहा यार पॉइंट है। तो जिस दिन वो रेस्टोरेंट की वेबसाइट कंप्रोमाइज हुई, हमने उसके एक हफ्ते पहले और एक हफ्ते बाद का विजिटर्स का डेटा मांगा। ठीक है, मैंने कहा कौन कौन आया है आपके, उन्होंने दे दिया। अब आजकल क्या होता है, रेस्टोरेंट में आप जाओ तो आपका मोबाइल नंबर भी ले लेते हैं, वो सब सीसीटीवी भी होता है, तो हमें मिल गया, सफिशिएंट रिकॉर्ड्स मिल गए। हमने देखा उसमें कोई पैटर्न दिख रहा है क्या, तो थोड़ा एनालिसिस किया तो एक पैटर्न निकल आया। पैटर्न ये था कि एक लड़का था जो डेली रेस्टोरेंट में आता था और 1 घंटे 1.5 घंटे रहता था और मसाला डोसा और चाय पी के चला जाता था। मतलब सिमिलर ऑर्डर आ रहा है 1.5 घंटे, तो मुझे कुछ तो अनयूजुअल लगा कि डेली आ ही क्यों रहा था। तो उस लड़के का फिर फोटो भी मिल गया, उसका डिटेल्स निकाल के हमने उसको पर पकड़ा। तो वो ग्रेटर नोएडा के इंजीनियरिंग कॉलेज का लड़का निकला। उसको इंटरोगेट किया गया, भाई तुम हो इसके पीछे। उसने मान लिया। थोड़े से ग्रिलिंग के बाद, हाँ साहब मैंने किया था। क्यों किया था? तो उसने बताया कि वो इस कंपनी में एज एन इंटर्न काम करता था। अच्छा। और बोले मुझे इन्होंने पैसे से नहीं दिए, झगड़ा वगड़ा किया तो मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था। तो मैं ही वॉज इन टच विद फ्यू एपीटी ग्रुप्स। वो कुछ एपीटी ग्रुप्स के टच में था, रशियन एपीटी ग्रुप। तो इसने उनको ये सलाह दी कि यार मैं ना कुछ रेस्टोरेंट की वेबसाइट हैक करता हूँ आप, क्योंकि ये जो मेलवेयर लिखना बड़ा मुश्किल होता है, जो स्मूथली आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाए 0 क्लिक पर या विदाउट एनी पॉपअप। तो Cloud9 उस तरह का है। तो उसने कहा कि आपका मेलवेयर मैं यूज़ करूँगा, आप अपना वो इंजेक्शन कोड दे दो मुझे, आई विल इनकॉर्पोरेट इन ऑल दोज हैक्ड वेबसाइट, और उसके बाद वो QR कोड के थ्रू कंप्रोमाइज़ होंगी। मैं टेस्ट कर लूँगा कि स्मूथली जा रहा है। एक बार ये हो जाए सेटअप, फिर आप जो चाहे करो। जो दुनिया में डीडो, एक अटैक इस कंपनी पे जरूर करना डेली, इसको मुझे बर्बाद करना। सो ही हैज़ सो मच एनिमोसिटी, इतना उसको गुस्सा था कि उसने इस लेवल तक प्लान किया चीज़ें। तो बड़ा अनयूजुअल सा था, क्योंकि आगे और भी इस तरह की चीज़ें होंगी और ये बड़ा कॉमन है। देखिए अक्सर जब हमारे पास कोई रैंसमवेयर का भी केस आता है या कोई इस तरह का, तो सबसे पहला मेरा जो हिंट जाता है वो इनसाइडर थ्रेट पर ही जाता है कि बिना कोई इंटरनल व्यक्ति के इन्वॉल्व हुए इस तरह के अटैक नहीं होते। कुछ ना कुछ तो ज़रूर इन्फॉर्मेशन जाती है या कोई हेल्प भी करता है। कई बार हमें ऐसे केसेस मिले कि इनसाइडर की वजह से ही रैंसमवेयर अटैक हो गया। ओके। तो ये पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं। इसलिए मैं जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो मिड साइज ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको ये खतरा इसलिए है क्योंकि एम्प्लॉइज़ की जो लॉयल्टी है वो बहुत स्ट्रांग नहीं फील होती है इंडिया में। जैसे विदेशों में बड़ा इंटैक्ट है मामला, वहाँ पर लोग इस तरह के रिस्क नहीं लेंगे। इंडिया में मैंने देखा है कि लोग गड़बड़ करते हैं। तो इस वजह से कई बार ऐसा हुआ कि डेटा ही लीक हो गया। एक कंपनी थी जिसका वो फूड प्रोसेसिंग कंपनी थी, तो एक बहुत बड़ी कंपनी का उनके पास कॉन्टैक्ट था। उनका जो चिप्स बनाने का फार्मूला था वो पूरा लीक हो गया। अच्छा, मतलब जो उसका मान लीजिए यूएसपी था, यूएसपी था, बहुत बहुत ब्रांडेड, मैं ऐसे नाम नहीं लूँगा। और उसके बाद उन पर पेनल्टी लग गई, बिकॉज जो फार्मूला था वो तो इनके बीच में कॉन्टैक्ट था कि आप प्रोडक्शन करोगे, बट वो है किसी और, पेटेंट फार्मूला पेटेंटेड था। तो वो इन्वेस्टिगेशन हुआ कि ये निकला कैसे,
क्योंकि ये तो बहुत टाइट उसमें चलता था मामला, ये तो ऐसे तो है नहीं और एक जगह होता नहीं था। तो जब पूरा इन्वेस्टिगेशन किया तो पता पड़ा कि खेल तो कुछ और ही था, कि किसी कंपनी ने इम्प्लांट किए थे लोग इनके यहाँ, ओके। चोरी करेंगे, इन पे पेनल्टी लगवाएंगे और खुद कमाएंगे। तो बहुत लेवल पे गेम होता है। मतलब सर अंदाजा भी नहीं होगा लोगों को ना कि भाई इंटरनल अपना बंदा बैठा हुआ है यहाँ पे और वो सारे काम करे जा रहा है, मतलब चीज़ें। लेकिन सर जैसे कि ये भी केसेस हैं, आपने पहले भी अपने एपिसोड्स में डिस्कस किए इस केसेस, तो इन केसेस को क्या ऐसा चैलेंज भी कभी लेते हैं या फिर मतलब लगता है कि नहीं चलो यार मतलब सॉल्व कर लेंगे आ गया, तो कुछ ऐसा कैसे सेलेक्ट होता है केसेस? मेरे पास जैसे हाँ ऐसा होता है सर। अभी मैंने आपको बताया था कि केस से कहा कि साहब ये उसको पकड़ना है, क्यों? क्योंकि चैलेंज दे दिया उसने। कई बार ऐसा होता है। अच्छा, आप अक्सर- पिछली बार डिस्कस कर रहे थे वो? हाँ, अभी जो पिछली बार मैंने डिस्कशन किया कि यहीं जी ऑफिस में मुझे मिले व्यक्ति और उनका पैसा ऑलमोस्ट वापस आ जाएगा क्योंकि वो ब्लॉक हो गया है, लेकिन उनकी जो जिद है वो ये है कि साहब क्रिमिनल उनको चैलेंज कर रहा है और वो एक लेडी है और वो डेली फोटो भेजती है कि पकड़ के दिखाओ। तो सर कैसे पकड़ेंगे उस लेडी को? अब ये तो अब लेडी और मेरे बीच का मामला है। इसको अभी नहीं बताएंगे, लेकिन पकड़ लेंगे तो शो करेंगे, ओके। डेफिनेटली करेंगे। ये मेरा प्रॉमिस है कि ये चैलेंज है और हमारे पास कुछ स्ट्रेटजीज है। हाँ एग्जैक्टली, वो रिवील नहीं कर सकते। वो रिवील नहीं कर सकते अभी क्योंकि सर वो ये मिस यूज कर लेंगे लोग, करने को तो करते हैं। हाँ नहीं, फिर वो गेम ही नहीं रह जाएगा। देखिए कुछ ही होती है चीज़ें जो काम करती हैं सिचुएशन में, क्योंकि सामने वाला बहुत स्मार्ट है, वो VPN यूज़ कर रहा है, वो एनोनिमस है, उसने आईडीज मतलब बदल के काम कर रहा है। अब ऐसे में उसका फुटप्रिंट पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो लेकिन कुछ है स्ट्रेटजीज। फाइन सर, जैसे आप डीडोस अटैक बता रहे थे, ऐसे ही मतलब कंप्यूटर्स में रैंसमवेयर की बात हो रही थी। मैंने एक चीज़ और देखी है, लोग ना क्रैक सॉफ्टवेयर्स बड़े यूज़ करते हैं जो फ्री में मिल जाते हैं उनको। वेबसाइट पे जाएंगे, फला का क्रैक ढूंढ लिया, वो मिल गया और उनको इंस्टॉल कर लिया उन्होंने। और क्रैक भी मतलब उसके अंदर तो ऑफकोर्स बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, मालवेयर हो सकता है इजीली। तो ये फ्री के जो सॉफ्टवेयर मिलते हैं, जो पेड वर्जन के फ्री वर्जन होते हैं, इनको इंस्टॉल करना अपने लैपटॉप पे यूज़ करने के लिए कितना खतरनाक हो सकता है? थोड़ा सा इसकी अवेयरनेस भी हमें बतानी मतलब ज़रूरी है। देखिए, यदि लेजिट वेबसाइट से करेंगे तो फिर भी सेफ़ है। आप ये ध्यान रखना कि जहाँ से आप डाउनलोड कर रहे हैं वो ऑथेंटिक वेबसाइट है या नहीं, क्योंकि वो फ्री तो है लेकिन वो कहीं और से पैसा कमा रहा होगा। देखिए कुछ चीज़ फ्री तो होती नहीं, बिल्कुल। पर ठीक है, आप यूज़ कर रहे हैं ऑथेंटिक जगह से कर रहे हैं, वैसे तो बाकी अब भी हम फ्री यूज़ कर रहे हैं। लेकिन यदि आपने किसी पायरेटेड हब से डाउनलोड किया है या एनोनिमस स्टोर से उठा लिया है उसको, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ और गड़बड़ होने वाली है। आपके डिवाइस का डेटा तो जाएगा ही जाएगा, पर फाइनेंशियल नुकसान भी हो सकता है। रैंसमवेयर भी आ सकता है, ऐसे ही आते हैं रैंसमवेयर, और कोई बिल्कुल हवा में नहीं आता है, क्योंकि हम कुछ ऐसा फ्री का कर रहे होते हैं और ट्रैप हो जाता है। तो ये तो ध्यान रखिए। तो इसके लिए आप प्रॉपरली थर्ड पार्टी स्कैनर टूल्स भी होते हैं, पहले आप चाहें तो उस लिंक को स्कैन कर लें कि ये वहाँ से डाउनलोड करने वाला हूँ, करूँ नहीं करूँ, सेफ़ है अनसेफ है। तो सैंडबॉक्सिंग इन्वायरमेंट बोलते हैं उनको। उस सैंडबॉक्सिंग इन्वायरमेंट में वो इन्वायरमेंट सेटअप किया जाता है। जैसे विंडोज़ एप्लीकेशन है तो विंडोज़ होगा, एंड्रॉयड है तो एंड्रॉयड होगा, आईफोन है तो मैक सिस्टम जो भी होगा और उसमें उसको इंस्टॉल करके रन करके बिहेवियर देख के फिर आपको बता दिया जाए। सो ये प्रैक्टिस लोग नॉर्मली नहीं करते हैं और ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं। पर मैं इसका एक जैसे पायरेटेड जो सॉफ्टवेयर्स हैं या पायरेसी के ऊपर मैं कुछ एक कहानी सुनाऊंगा। बिल्कुल सर। एक मेरे दोस्तों ने एक फिल्म बनाई और वो लो बजट फिल्म थी। ओके। मेरे ख्याल से 3.5-4 करोड़ में फिल्म बनाई उन्होंने। अब वो है अमेज़ॉन पे, मैं नाम नहीं लूँगा। तो वो फिल्म जब वो रिलीज़ कर रहे थे, मैं उस समय यूके में था, तो मेरे से बोलते हैं कि यार डर ये है कि हम रिलीज़ कर रहे हैं लिमिटेड थिएटर में और पायरेसी हो गई तो वो भी ख़त्म हो जाएगा मामला, कोई आएगा नहीं देखने, तो हमारा तो फ्लॉप हो जाएगा शो। तो कुछ ऐसा जुगाड़ है कि पायरेसी ना हो। अच्छा। तो मैंने कहा यार पायरेसी तो यशराज की फिल्म की भी हो जाती है और सबकी हो जाती है, सब मिल जाते हैं आजकल। तो बोले नहीं यार हम तो छोटे बजट के लोग हैं, हम तो बर्बाद हो जाएंगे, ऐसे मत करो। तो मैंने एक दिमाग लगाया, मैंने कहा ठीक है 1-1.5 महीने 2 महीने की गारंटी देता हूँ, नहीं हो पाई। अच्छा। तो बोलते कैसे? मैंने कहा देखो करते क्या है। ओके। मैंने कहा इससे पहले कि वो पायरेसी करें हम पायरेसी करते हैं। ओके। तो बोलते फिर मुझसे हमें तो नुकसान हो जाएगा। मैंने नहीं देखो करते ना। मैंने उससे कहा तो अपने फिल्म की स्टार्टिंग का सिर्फ 1 मिनट 1.5 मिनट का वीडियो दो, मुझे दे दिया। और उसके बाद मैंने 4 GB की फाइल बनाई जिसमें 1.5 मिनट का तो वीडियो लगाया, बाकी सब गार्बेज वीडियो पीछे कुछ भी नहीं। ओके। और फिर मैंने एक टीम लगाई, मैंने कहा ये 4 GB 4.5 GB का वीडियो हर जगह अपलोड मार दो, जहाँ जहाँ जैसे जो भी बिल्कुल पायरेसी प्रमोट करती है वेबसाइट,
टेलीग्राम ग्रुप्स में, चैनल में भर भर के अलग अलग जगह से लिंक भर भर के मैंने शेयर करने शुरू कर दी। इतनी कर दी कि मतलब कहीं भी आप सर्च करोगे तो वो सबसे आ पहले रहा हमारी फ्रॉड लिंक आ रही है। अब जो व्यक्ति वो पिक्चर देखना चाहता है वो पायरेसी वाले पे जाएगा, पूरा डाउनलोड करेगा पहले 4 GB, एग्जैक्टली फिर वो प्ले करेगा, 2 मिनट देगा, उसके बाद फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, तो वो गाली देना शुरू करता था कि सारी लिंक फ्रॉड है। तो क्या हुआ, लोगों ने डाउनलोड करना बंद कर दिया। एग्जैक्टली तो किसी को फॉरवर्ड ही नहीं करेगा। तो 1.5-2 महीने वो अच्छे से उसकी पिक्चर चली और उसके बाद अमेजोन पे बिक गई क्योंकि कहीं थी नहीं अवेलेबल। तो ये मैं सारे ऐसे लोगों को रिवील कर रहा हूँ स्ट्रेटजी। सर ये सही बता रहे हैं आप, कोई भी कर ले, Exactly. मैं कोई मेरी प्रोप्राइटरी स्ट्रेटजी नहीं है, पर लोगों को फ्रस्ट्रेट कर दो तो कहाँ से जा करेंगे। तो इससे पहले कोई और पायरेसी करे, हम खुद कर देते हैं। वैसे आपको कांटेक्ट करेंगे लोग फिर बाद में कि हमारे भी पहुंचवा दीजिए ग्रुप्स में इन सब जगह। क्योंकि इससे पहले मुझे फिर मैंने जब पता किया ना, जब मेरे पास ये रिक्वेस्ट आई, मैंने कहा कि बाकी लोग कैसे करते हैं, तो पता पड़ा कई सारी कंपनीज हैं। जैसे मैंने सोनी में किसी से बात की, फिर स्टार में भी बात की, तो उन्होंने मेरे से कहा कि साहब वो हमने तो एक बंदा हायर कर रखा है, एक कंपनी है, वो क्या करते हैं कि वो ढूंढते हैं पायरेसी लिंक और टेक डाउन कराते हैं। मैंने यार कितनी टेक डाउन करा लोगे Exactly. तुम आज 4 कराओगे, कल 10 आएंगे, फिर 10 कराओगे तो 20 आएंगे, तो चलता रहेगा। मैं ये स्ट्रेटजी नहीं चलेगी। पर पीपल वर मेकिंग ह्यूज मनी। अब ये भी तो हो सकता है कि वो खुद ही पहले लिंक डालते हो और खुद ही टेक डाउन एग्जैक्टली बिल्कुल कि साहब देखिए अभी थी टेक डाउन, हर जगह पैसा है। एग्जैक्टली। तो ये जो लोग कंपनियां चला रहे हैं, आई एम नॉट अगेंस्ट एनीबॉडीज सर्विसेज, आई बिलीव इन देयर एथिक्स, बट हाउ डू आई बिलीव कि यार जो आप टेक डाउन करा रहे हो, कि मैंने 250 टेक डाउन करे, हर लिंक का पैसा था उनके, एंड दे वर चार्जिंग ह्यूज मनी। मतलब यदि आपके, मैं ऐसे रेफरेंस के लिए दे रहा हूँ, यदि आपकी 20 करोड़ की फिल्म है तो सिर्फ ये पायरेसी रोकने के लिए वो आपसे कम से कम 60 से 70 लाख रुपए लेते थे 1 महीने के लिए। मतलब 1 महीने नहीं होगी, दे वर चार्जिंग 20 करोड़ के बजट की फिल्म। और ये जो रेगुलर OTT पर शो चल रहा है उनके लिए रेगुलर सर्विसेज थी, जिसमें लोग 10 लाख रुपए महीना पर कंटेंट का लेते थे। तो मैं देखता था इट्स अ ह्यूज बिजनेस। तो मैंने कहा इसका सिंपल तरीका मैं देता हूँ आपको। ये सॉलिड तरीका है सर। कमेंट आने वाले से बहुत सारे। सर वैसे एक चीज ये भी अगर बताएं कि पायरेसी होती कैसे है। देखो ये तो कोई हिडन वो नहीं है, डेटा कहीं भी होगा तो चोरी तो हो गई। जब बैंक का डेटा चोरी हो जाता, मैं पिछली बार जब बोल रहा था, एग्जैक्टली वो भी पायरेसी है। डेटा चोरी होना इज पायरेसी। तो जब बैंक नहीं बचा पा रहा, हाँ ये भी फिल्म कैसे बचा लेगी? तो लोगों ने टेक्नोलॉजी देना शुरू किया। अच्छा, इसको भी रोकने के लिए लोगों ने बहुत पैसा बनाया कि सर हम ब्लू रे टेक्नोलॉजी लाएंगे, हम ये टेक्नोलॉजी लाएंगे, अब दुनिया भर की, और नहीं होगा। कैसे नहीं होगा यार, आया जाएगा डेटा आदमी के थ्रू ना। बिल्कुल। तो अभी क्या होता है, जैसे फिल्म रिलीज होती है आपकी, तो उसमें क्या होता है कि जो अब डिजिटली हो गया सारा, पहले तो वो फिजिकल सिस्टम था तो कॉपी करना अभी मुश्किल होता था, अभी सब डिजिटल है। तो किसी सर्वर पर होती है और वहाँ से आपको एक इनक्रिप्टेड हार्ड डिस्क, जब आप जैसे थिएटर में रिलीज हो रही है तो इनक्रिप्टेड हार्ड डिस्क मिलती है, वो इनक्रिप्ट हार्ड डिस्क आप लगा देते हो प्रोजेक्टर पर। उसके बाद एक कोड आता है वहाँ से सर्वर से, वो जब कोड आएगा तभी वो डिक्रिप्शन शुरू होगा, तभी वो प्रोजेक्टर पे आना शुरू होगा। सो दिस इज़ अ टेक्नोलॉजी जो नॉर्मली यूज़ करना और बहुत कॉस्टली है। इसका अच्छा खासा पे करते हैं वो, मतलब थिएटर वाले। और इसको बोलते हैं वो एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड मामला। डेटा आपके पास है बट यू कांट प्ले इट। तो उससे 2 फायदे होते हैं। एक, क्योंकि वो कॉपी भी हो गई तभी कोई प्ले नहीं कर सकता जब तक कि कोड नहीं मिलेगा। उस कोड का भी चेंज होता रहता है वो हर एक शो के लिए। तो शो वाइज वो कोड देता है कि अब ये शो स्टार्ट हुआ तो एक कोड आएगा, डिक्रिप्शन शुरू हो गया, फिर वो इस तरह का कुछ मैकेनिज्म बना रखा है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। उसके बावजूद हो रही है, बिल्कुल उसको पे भी कर रहे हैं, तो फिर काहे को पे कर रहे हैं, वैसे ही कर दें, हार्ड डिस्क लगा दें। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से कई बार कुछ चीज़ों को एब्सोल्युटली रोकना, जैसे मैं पिछली बार आपको बोला था कि कोई डेटा इंटरनेट पर गया तो उसको पूरी तरह से डिलीट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही मामला ये, पूरी तरीके से पायरेसी रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। हमें कुछ ऐसे तरीके आजमाने पड़ेंगे, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा केस मैंने नहीं देखा जहाँ पायरेसी वाले को पकड़ा गया हो और उसके बाद 20 साल की सज़ा हो गई हो। हाँ सर, या बिल्कुल जितने भी हम मैक्सिमम दे सकते हो, क्योंकि यदि 20 साल नहीं दोगे तो आदमी डरता नहीं ना। हमारे यहाँ क्या कहानी है कि 7 साल से यदि नीचे की सज़ा का प्रावधान है किसी भी क्राइम में, तो उसमें बेल मिल जाती है तुरंत। बिल्कुल। आपको अरेस्ट करेंगे, अगले दिन लेके आ जाओगे आप। तो जो क्रिमिनल होते हैं, ऐसे जितने सेक्शन लगाए गए हैं जिसमें वो उतने से कम वाला सजा है, वो डरते नहीं है, वो कहते हैं हम तो जमानत लेके आ जाएंगे।
तो ये थ्रेट जो है वो तभी आएगा जब ऐसा कुछ प्रोविजन लाया जाएगा कि भाई आपको, वरना तो लोगों के लिए पार्ट टाइम बिजनेस है। एग्जैक्टली सर, इस सीरीज में वैसे हमने मान के चलिए साइबर सिक्योरिटी तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमने भगवत गीता की आइडियोलॉजी और साइकोलॉजी और आप मानिए डेटा कैसे जाता है, बिल्कुल। जियोपॉलिटिक्स और फिल्म इंडस्ट्री, मतलब सब कुछ हम क्वांटम फिजिक्स भी डिस्कस करेंगे अगले उसमें। सब कुछ हम कवर करे जा रहे हैं। क्वांटम फिजिक्स को मैं इसलिए फिर से, क्योंकि आपने भगवत गीता की बात की, हुआ क्या कि मैंने भगवत गीता नहीं पढ़ी थी, अधिकतर लोग नहीं पढ़ते तो मेरा कोई वो मैंने पढ़ी थोड़ी। मैंने पढ़ना शुरू किया लॉकडाउन। ओके। और लॉकडाउन में सारे लोग स्पिरिचुअल हो गए थे, पता नहीं था जिंदा रहेंगे मर जाएंगे, तो हमने कहा अब मान के चलते हैं कि हमारी वो एज आ गई है कि पढ़ लेना चाहिए। पर जब मैं पढ़ा तो मैं हिल गया। मैंने कहा यार इतना साइंस है इसके अंदर जो लोगों को पता ही नहीं है, पता नहीं है, क्योंकि हम लोग सोच लिया कि यार ये ऐसी किताब है जिसको शो केस पे रख दो, ऐसे ट्रीट कर दो। पर फिर आप चाहे ओपेनहाइमर फिल्म देख लीजिए या जो भी बड़े बड़े रिसर्च देखेंगे, यू विल हैव सम रेफरेंसेस। फिर मैंने मैक्सवेल, प्लैंक, जिनके साइंटिस्ट जो बड़े बड़े रिसर्चर्स हुए, कि उन्होंने कैसे रेफरेंस लिए भगवत गीता से और उसको फिर यूज़ किया अपनी रिसर्च में। उसी समय मैं क्वांटम फिजिक्स पढ़ना शुरू किया, क्योंकि मुझे ऑफिशियली ये इंचार्ज बनाया गया कि मैं क्वांटम रिसर्च करूँ। तो क्वांटम सिक्योरिटी को लेकर पढ़ रहा था, और फिर मुझे वो रेफरेंसेस मैच करने शुरू कर दिए। मैंने कहा यार ये चीज़ जो क्वांटम में कह रहा है वही तो यहाँ लिखी हुई है सीधे सीधे। और फिर मैं एक एक श्लोक, क्योंकि होता क्या है कि उस श्लोक में जैसे कहा जाता है ना, वो सीधे सीधे आप पढ़ोगे एग्जैक्टली तो आप नहीं समझ पाओगे। फिर मुझे सिंप्लीफाई करके बताना शुरू करूँगा तो हाँ यार यही तो है। एग्जैक्टली वो रेफरेंसेस वैसे निकालना तब तक संभव नहीं है जब तक आपने क्वांटम फिजिक्स ना पढ़ी। एग्जैक्टली ठीक है सर। तब तो आप लिंक कर पाओगे ना, क्योंकि आप ये अलग लेवल की चीज़ है, अलग लेवल की चीज़। सो समहाउ मैं फॉर्चुनेटली उस जगह फंस गया बीच में जहाँ पर मैंने दोनों चीज़ें पढ़नी थी, एंड आई रियली एंजॉयड दैट। जब मैं लिंक करने लगा तो मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि शायद आगे हम कभी देखें तो मैं एक एक श्लोक उठाऊंगा और एक एक यहाँ का कोट उठाऊंगा जो क्वांटम फिजिक्स का होगा, एंड देन विल मैच, एंड हम उसमें बहस करेंगे, एंड देन विल सी कि ये चीज़ पहले क्यों नहीं सोची जा सकी। कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एआई का फाउंडर है ना, एआई का जिसको फाउंडर बोला जाता है, उसने कोट दिया था बड़ा अच्छा। उसने कहा था कि जब भी इस तरह का एआई बन जाएगा, ह्यूमन इंटेलिजेंस रेप्लिकेट हो जाएगी, उस समय दुनिया सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित इस बात को लेकर होगी कि ये चीज़ हम 200 साल पहले क्यों नहीं सोच पाए। ओके। क्योंकि ये इतनी बड़ी रॉकेट साइंस है ही नहीं। एआई को बिल्ड करना, कि डेटा के थ्रू न्यूरॉन ट्रेन करना, इट्स अ वेरी बेसिक साइंस जिसको करने में हमें 200 साल क्यों लग गए। ये उसका कोट है। एंड देन आई रियलाइज कि यार ये बात बिल्कुल सही कह रहा है, कि उस समय उसको नहीं पता होगा। उसने कहा जिस दिन ये हो जाएगा ना, यदि ऐसी होता है, उस दिन लोग सबसे ज़्यादा आश्चर्य इस बात से करेंगे यार हम इतनी बड़ी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें करते रहे, एआई नहीं बनाया हमने सारा डेटा लेके सर एक छोटी जगह में बना कर। अब आप देखिए हर आदमी बना रहा है, बच्चे मॉडल ट्रेन कर रहे हैं, LLM बना रहे हैं। तो जब चीज़ें हो जाती है ना, तब हमें लगता है वही फिर से रिपोर्ट होगा, जादूगर का जादू तब तक होता है तब पता नहीं होता। बिल्कुल पता ज़्यादा लगता है यार यही था, तो अभी तक हम क्यों नहीं कर पाए। बट दिस इज़ ट्रू फॉर एवरी रिसर्च। चीज़ें यहीं हमारे आसपास है, तभी हम उसको रिसर्च बोलते हैं। हमें दोबारा ढूंढना है तो यहीं बिल्कुल सर। अब लौटते हैं अपनी फिर से कुछ स्टोरीज पे। आपकी जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें भी आप बता रहे थे कि मतलब शो से पहले कि कैसे एक 9 साल का बच्चा, वो IRCTC की वेबसाइट वाला, वो थोड़ा सा बताया। 9 साल वाला और खतरनाक था, ये 14 साल का था चल ओके 14-15 साल का था। एक्चुअली हुआ क्या था कि पेपर में एक ऐड आया, बिजली का बिल कम कराइए, और लोगों जाने लगे, सर्विस देना शुरू कर दिया। तो उसके बाद एक बच्चा पकड़ा गया, कंपनी वो ब्रेक की हमने। तो इंटरेस्टिंग मुझे इसमें सारे गेम ये लगा, उसने क्या किया था कि जैसे आप जो बिजली गवर्नमेंट की वेबसाइट है बिजली का बिल पे करने की, उसमें पेमेंट गेटवे इंटीग्रेटेड होता है। पेमेंट गेटवे पर आप एक बैंक से लिंक होते हो, और पेमेंट उस बैंक में होता है जो बिजली विभाग का अकाउंट है, उसमें पैसा जाएगा। तो होता क्या है कि जब आप बिजली विभाग की वेबसाइट पे जाओगे और पेमेंट के लिए जाओगे, तो एक नया सेशन क्रिएट होता है। एग्जैक्टली सर। उस नए सेशन में आप बैंक में पेमेंट करते हो। जब वो पेमेंट कंफर्मेशन आ जाती है, तो यहाँ से एक्नॉलेजमेंट प्राइमरी वेबसाइट में जाता है। उस प्राइमरी वेबसाइट में जो एक्नॉलेजमेंट जाता है कि हाँ पेमेंट कंफर्म हो गया, तो वो आपके बिल को पेड दिखा देता है और आपको एक रिसीट आ जाती है। ये सिस्टम था।
उस लड़के ने क्या किया था कि इसके बीच में एक टूल लगाया और सेशन के बीच में बैठ गया। ओके। अब होता क्या था, अब ये वल्नरेबिलिटी थी सिस्टम की कि यो जब पेमेंट आप कर रहे हो, पेमेंट से जो एक्नॉलेजमेंट आएगा उसको वो चेंज करके बैंक को दे सकता था। ओके। बैंक को नहीं, यूजर को। बिजली विभाग की वेबसाइट। ओके। तो वो क्या करता था, जैसे आप आए कि यार मेरा 2 लाख का बिल है यार, कम कराओ, करते हैं। वो एक बैंक अकाउंट लेगा, उस बैंक अकाउंट से वो, उस बैंक अकाउंट में पैसे ही नहीं है, 0 बैलेंस है उसका, उस बैंक अकाउंट से पे करेगा आपका बिजली का बिल 2 लाख का। ओके, वो पेड़ दिखा देगा। नहीं, वो पे क्यों, अब बैंक के सेशन में गया, बैंक में 2 लाख का पेमेंट करने की कोशिश की उसने, पर वो पेमेंट तो हुआ नहीं क्योंकि तो बैलेंस ही नहीं था। तो वहां से पेमेंट फेल का एक्नॉलेजमेंट आएगा। एग्जैक्ट। जो पेमेंट फेल का एक्नॉलेजमेंट है उसको वो बनाएगा पॉजिटिव। ओके, उसे चेंज यहाँ क्योंकि बीच में बैठा हुआ है और ये 0 का 1 और 1 बना के दे देगा बिजली विभाग को। तो बिजली विभाग की सर्वर पे जाएगा कि पेड हो गया, तो बैंक अकाउंट में कोई पैसा नहीं गया। तो इतना दिमाग लगाता था और फिर इनसे 25,000 ले लेता था कि हो गया साहब, देख लो आप रसीद लेके चले जाओ। उनको भी खुश, यार ये तो बढ़िया है सर्विस। और ऐसे करके उसने 100 करोड़ रुपए कमाए। 14 साल का लड़का 100 करोड़। उसके बाद दिक्कत तब हो गई जब उसने पेपर में ऐड दे दिया कि बिजली का बिल कम कर, तब पकड़ा गया वो। यदि वो चुपचाप करता रहता तो सर कितना भी पता ही नहीं पड़ता कि ये हो रहा है खेल। फिर तो वल्नरेबिलिटी फिक्स हुई और उसके बाद एग्जैक्टली तब सब पता कुछ हो गया। लेकिन और ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम उसके बाद मैंने कई जगह नोटिस किया, जो पेमेंट गेटवे होते थे उसमें सेम लॉजिक होता था कि पेमेंट होगा बैंक में, एक्नॉलेजमेंट आएगा यहाँ पर, बिल के टाइम पर रिफ्लेक्ट करेगा। फिर ये हर जगह फिक्स कराया, फिर तो गड़बड़ी मच गई पूरे गवर्नमेंट में। यार ये तो गड़बड़ हो जाएगी हर जगह, हो भी रही होगी। लेकिन 100 करोड़, अब गूगल करना आपको न्यूज़ मिलेगी, 100 करोड़ कमाए थे उसने 1-2 साल के अंदर, सोचिए। मतलब, और 14 साल का लड़का, क्या क्या चीज़ है सर। मतलब सिंपल सी चीज़, मतलब एक वल्नरेबिलिटी वेबसाइट की निकाल के, मतलब समझ नहीं आता। तो उसने गैंग बनाया, उसके गैंग भी? और भी ओके। लोग थे और के वो क्लाइंट लेके आते थे, सब थे उसके, बस कंपनी प्रॉपर बना ली भाई, पेपर में। यहाँ 14 साल के बच्चे सर, उसको ट्रिक मतलब पता पड़ गई कि अब ये हो जाता है। हो सकता है उसने अपने घर के लिए पहले की हो और उसके बाद उसको जब ब्रेक थ्रू मिल गया उसने कहा अब तो ये हम सर्विस भेज देते। सॉलिड काम कर रहा है। अरे एक भाई साहब थे कानपुर में पकड़े गए थे, वो आधार कार्ड बनाते थे। अच्छा। तो बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर लोग ऐसे सर्विस शुरू कर देते हैं कि आप आइए आधार बनवा के ले जाइए। तो वो उन्होंने उस समय आधार का, तो होता क्या था कि जब कोई वेंडर आधार सर्वर, अब तो बहुत मैच्योर हो गया क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस पार करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं। पर ये अर्ली स्टेज के चैलेंजेस बता रहा हूँ जहाँ पर बिल्कुल क्रिमिनल्स उसको एक्सप्लॉइट करते थे। तो होता क्या था, उस समय आधार में शायद आइरिस स्कैन नहीं था, फिंगरप्रिंट था, बायोमेट्रिक था और पासवर्ड होता था। तो जब कोई वेंडर होता था उसको पासवर्ड दे दिया जाता था और वो जब तक अपना अंगूठा नहीं लगाएगा वो आधार नहीं बन सकता। तो जैसे वो कोई आएगा आधार बनवाने तो उसको पहले अपना लॉगिन करना पड़ेगा जो डेटा लेकर रजिस्टर कर रहा है, और उसमें उसका पासवर्ड भी यूज़ होगा और ये होगा। तो पासवर्ड तो उन्होंने सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ करके बाईपास किया और फिंगरप्रिंट क्लोन कर लिया। ओके। और वैसे पैकेज बेचना शुरू कर दिया। तो किसी ने वो, अब कोई भी, अब गेम खुला कैसे, जब पता पड़ा कि बहुत सारे आधार कार्ड एक ही फिंगरप्रिंट से बने गए, मतलब लाखों। तो ऐसे कैसे हो सकता है, एक बंदा इतने कैसे बना सकता है? तो वो सारे कैंसिल कर दिए गए। फिर इंक्वायरी शुरू हो गई और फिर इन्वेस्टिगेशन में पकड़ा गया कि वो ऐसा कुछ वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट हुई है एंड देन इट वाज फिक्स्ड। बट सिस्टम में कई बार जब हम डेवलप कर रहे होते हैं तब ये नहीं सोच पाते कि इसमें से क्या क्या चीज़ें क्रिमिनल किस पर्सपेक्टिव से एक्सप्लॉइट करेगा। ये इवॉल्व ही होती हैं, फिर उसको और स्ट्रांग बनाया जाता है। एंड दिस इज़ विद एनी सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज से लेकर एप्पल तक ये कहानी सेम है और हमने देखी है। सर आपने अभी एंड्रॉयड की बात की और माइक्रोसॉफ्ट की बात की, तो इस पे एंड्रॉयड पे बात करूंगा मैं कि ये कहते हैं कि भाई iOS ज़्यादा सेफ है और एंड्रॉयड इतना सेफ नहीं है, तो क्या ये बात ठीक है? पेगासस सबसे पहले किसके लिए बनाया गया था? सर हमने बात की थी बिल्कुल आईफोन के लिए। तो आप अभी आप डार्क वेब पे जाइए और देखिए कि सबसे ज़्यादा जो मेलवेयर मिलेगा आपको, जो क्रिमिनल्स सर्विसेज दे रहे होंगे, वो आईफोन हैक के लिए दे रहे होंगे। ओके। क्योंकि पैसा वही है। एग्जैक्टली। पैसा एंड्रॉयड हैक करने में उतना नहीं है, तो एंड दे विल बी चार्जिंग ह्यूज मनी। एंड्रॉयड के लिए भी होगा, पर जो ज़्यादा आईफोन वाले लोग डिमांड है और जो सप्लाई है वो उधर होगी। तो आईफोन को भी अलग अलग तरीके से टारगेट करके वल्नरेबिलिटी निकाली जाती हैं, तो रिस्क तो वहाँ पे भी है। हाँ, ये तय है कि आईफोन में रिलेटिव रिस्क कम है, ये तय है।
क्यों है? क्योंकि आईफोन एक प्रोप्राइटरी ओएस पे काम करता है, ओपन नहीं है उसका प्लेटफॉर्म। एंड्रॉयड का एक ओपन ओएस है, तो उस वजह से उस पर कोई भी एप्लीकेशन बनाकर इंस्टॉलेशन कर सकता है। प्ले स्टोर पे नहीं जा सकता, लेकिन डायरेक्ट लिंक भेज सकता है। आईफोन में वैसा नहीं हो सकता, तो इसलिए चैलेंजेस आईफोन के लिए ज़्यादा होंगे। तो एक प्रोटेक्टेड वॉल तो है, लेकिन जो पीछे पड़ेगा एग्जैक्टली उसके लिए ना आईफोन, उसके लिए फ़र्क नहीं पड़ता डिवाइस क्या है, उसके लिए फ़र्क पड़ता है आप कौन बिल्कुल और गेन क्या है। तो ये सवाल तो मैं यही से पॉइंट है, जवाब देता हूँ मतलब आप क्या हो और गेन क्या है, दैट इज इम्पोर्टेंट। कि यही दो सवाल। फाइन सर, एक चीज़ मुझे ये भी लगती है कि मान लीजिए जो लोग iOS पे हैं वो थोड़ा सा मतलब मानिए सीओ टाइप लोग हैं, या फिर इवन दो मतलब एक मेच्योर लोग हैं थोड़े से, आजकल जो ट्रेंड चल रहा है एंड्रॉयड हर कोई यूज़ कर रहा है, तो उनको एंड्रॉयड वाले वो थोड़ा जुगाड़बाजी वहाँ चलती रहती है, जी ऐप ये वाली डाउनलोड कर लूँ फला कर लूँ, तो मतलब ये भी रिलेटिव थोड़ा खतरा उनको रहता है, और ये थोड़ा सा सेफ सोबर रहते हैं, तो शायद इसलिए भी मतलब बच जाते हैं। हाँ, मतलब बच तो जाते हैं, लेकिन हैक भी होते हैं। मतलब सवाल 100 में से जो 90 लोग बच जाते हैं उनका नहीं है सवाल, 100 में से जो 10 लोग हैक होते हैं उनका है कि बिल्कुल। भाई वो क्यों हैक होते हैं। वो क्यों, जब आप सिक्योर करके बेच रहे हो। हमने बड़े तरीके, जब पेगासस कैसे इंस्टॉल होता था, व्हाट्सएप पे मिस कॉल आती Exactly, थी हाँ, और आईफोन हैक हो जाता था। व्हाट्सएप आपको कैसे बेचा गया था? बिल्कुल सिक्योर है। सिक्योर की ना, आईफोन कैसे बेचा गया? सिक्योर है। जब ये भी सिक्योर है, ये भी सिक्योर है, तो इस पे मिस कॉल आके ये कैसे हैक हो जाता है? और फिर ये 2008 वाला जो आपने चीज़ बताई थी, ये तो भी याद रखना ये चीज़ें, इसलिए ये, और मैं ज़्यादा ग्रिल इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं किसी के एग्जैक्टली अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें हमें बताती है कि रिस्क हर जगह। ऐसा नहीं है कि लोग जानबूझ के ऐसा करते हैं, पर प्रोबेबिलिटी कैसा होगा हमेशा रहेगी। सर वैसे पेगासस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं सर, कि कितना पावरफुल सॉफ्टवेयर है या मालवेयर है ये, और प्लस ये और क्या क्या कर सकता है किसी के फ़ोन में। एक वो तो पूरा फ़ोन कंप्रोमाइज़ करता है, उसके बाद आपका सारा डेटा कॉपी कर सकता है, आपके कॉल सुन सकता है, आपके मैसेजेस देख सकता है, व्हाट्सएप हो या दूसरे जो भी है। सो इट वाज सो पावरफुल। डार्क वेब पे भी बिका है पेगासस, जबकि एनएसओ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि वो सिर्फ गवर्नमेंट को बेचते थे। पर अब डार्क वेब पे हमने खरीदा नहीं, तो हम कह नहीं सकते कि वो फर्जी बिक रहा था या सही बिक रहा था, लेकिन देवर ऑफरिंग्स। डार्क वेब के संग प्रॉब्लम यह है कि वहाँ तो हर चीज़ बिकती है, बिल्कुल, लेकिन हम सब चीज़ को क्रेडिबल नहीं मानते और मान सकते भी नहीं। कई बार सिर्फ न्यूज़ बनाने के लिए भी चीज़ें वहाँ डाल दी जाती हैं कि हमने डाल दी कि फलाने के ऊपर फिरौती लगी है डार्क वेब पर, अब न्यूज़ बन गई। बिल्कुल, पर वो ऐसे ही डाल दी किसी ने, ऐसा भी हो सकता। बट था, ट्रेसेस थे। और एक जो एनएसओ ऑर्गेनाइजेशन का एक एम्प्लॉय था, आप गूगल करेंगे तो मिल जाएगा, उसको फायर किया गया था क्योंकि उनका ये पूरा सोर्स कोड लीक हुआ था और ये पब्लिकली इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो यदि मैं सिर्फ डॉट कनेक्ट करूं कि भाई किसी एम्प्लॉय ने ऐसा कुछ किया और उसको फायर किया गया, तो हो सकता है कि वो डार्क वेब पर गया हो प्रोडक्ट। और यदि एक बार जो चीज़ डार्क वेब में चली गई तो वो फिर किसी के भी हाथ में आ सकती है। तो खतरा इतना बड़ा है और अवेलेबिलिटी है, तो चांसेस हैं कि कोई भी हैक हो सकता था। सर डार्क वेब की हम बात कर रहे हैं तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। फॉर एग्जांपल लोग भी हैं, जब से डार्क वेब की बात होने लगी पिछले 4-5 साल से बहुत ज़्यादा, तो ऐसे मैंने लोग देखे हैं जो नॉर्मल यूजर्स हैं और उनको कुछ ऐसा कोई एक्टिविटी उनकी है नहीं नॉर्मल, वो जस्ट क्यूरियोसिटी के लिए डार्क वेब एक्सेस करना चाहते हैं। तो कितना बड़ा खतरा बन जाता है, वो जाएंगे टोर डाउनलोड करेंगे, फिर वहाँ से वेबसाइट, पहले तो वो मिलेंगी नहीं उनको वेबसाइट जो एक्सेस करनी है, बट ये कितना बड़ा खतरा होता है कि आप वहाँ जा रहे हो, फिर वहाँ जाके चीज़ें ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। आपको पता है कि जो 5 कमजोरियां इंसान की बताई गई हैं भगवत गीता में, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसके बाद एक और कमजोरी है जो आजकल प्रेवेलेंट है, ओके, वो है क्यूरियोसिटी। हमें सब कुछ जानना है, किसी भी कीमत पे जानना है, और वही बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट होती है। आप गौर से देखो तो जब आप रील देखते कि अपना 5 मिनट के लिए 2 वीडियो देखने बैठे थे आप, और उसके बाद जब आधा घंटा निकल जाता है, 1 घंटा, आप कहते हैं यार मैं 1 घंटे से क्या कर रहा था, टाइम वेस्ट हो गया। क्यों हुआ? वो क्यूरियोसिटी, आपकी क्यूरियोसिटी एक्सप्लॉइट हो रही थी, आपका टाइम लिया जा रहा था। वही खतरा तब और ज़्यादा हो जाता है। यहाँ तो आपका टाइम गया था, वहाँ आपका पैसा भी जा सकता है और आपकी रेपुटेशन भी स्टेक पे चली जाएगी यदि आप डार्क वेब में गए क्यूरियोसिटी के चक्कर में। क्राइम भी होते हैं क्यूरियोसिटी के चक्कर में, बहुत ज़्यादा क्राइम होते हैं। आपका बच्चा गेम खेल रहा है, रोब्लॉक्स गेम खेल रहा है, पबजी खेल रहा है, सब में मल्टी चैट फैसिलिटी है। बिल्कुल, बच्चे को ये पता ही नहीं है कि सामने जो लोग गेम खेल रहा है उसको लगता है कि वो मेरी एज के ही है सारे लोग, बाय डिफॉल्ट उसकी थॉट एग्जैक्टली है। बिल्कुल ऐसा। पर एक रिसर्च के मुताबिक गेम्स खेलने वाले
ऑलमोस्ट 30-35% लोग बड़ी एज ग्रुप के हैं, और उसमें काफ़ी सारे क्रिमिनल होते हैं, या ज़्यादा भी होंगे, क्योंकि तो मैं उन गेम्स की बात कर रहा हूँ जो टॉप 10 टॉप 5 गेम्स है, बट बहुत सारे गेम बच्चे खेलते हैं जो क्रिमिनल प्लांट करते हैं। तो वो क्रिमिनल जो वहाँ पर है, वो उसका टारगेट है आपके पेरेंट का फ़ोन, क्योंकि बच्चा अपना फ़ोन तो है नहीं उसका, वो तो अपने माँ बाप का फ़ोन यूज़ कर रहा है, भाई बहन का फ़ोन यूज़ कर रहा है। तो उसमें वो आ जाते हैं और चैट करने लगते हैं बच्चे से, और उसको एक लिंक भेजा। अब लिंक भेजा, और जैसे लिंक भेजा privacy.net /analyzer मैंने दिखाया था आपको, एग्जैक्टली कि उससे आपका बहुत सारा डेटा निकल जाता है। बच्चे का डिवाइस कौन सा है, फ़ोन कौन सा है, सिम कार्ड कौन सा है, बैटरी कितनी चार्ज है, लोकेशन क्या है, IP एड्रेस क्या है, सब निकल जाता है। ऑटोफिल भी निकल जाता है कई बार। अब ये डेटा गया क्रिमिनल के पास। क्रिमिनल बच्चे को बोलेगा, अच्छा पटना में बैठे हो, अरे मोबाइल तो तुम्हारा 20% चार्ज है, चार्ज क्यों नहीं कर लेते, वोडाफोन का सिम यूज़ करते हो, और मान लो ऑटोफिल निकल गया तो पासवर्ड भी पता पड़ा होगा उसको। तो वो एकदम से बच्चा क्यूरियस हो जाता है। एग्जैक्टली बच्चे की क्यूरियोसिटी सबसे ज़्यादा होती है, यार तुम्हें कैसे पता, मुझे पता अरे होना बड़ा सिंपल है यार, मुझे भी सिखा दो, अरे ये लो एप्लीकेशन इंस्टॉल करो, वो कुछ भी इंस्टॉल कर लेगा उस चक्कर में। चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्टली मुझे भी पता होना चाहिए, मैं भी मतलब यही कहेगा वो। आप पहले इंस्टॉल करोगे तो आपको लग रहा है ना कोई गाइड कर रहा है आपको, तो वो तो गुरु हो गया, आपको अपने तुरंत इंस्टॉल किया और आप लुट गए। उसके बाद आपका OTP भी गया और आपके पैसे भी गए और डेटा तो चला ही गया। तो ये जो अधिकतर फ़ोन जा रहे हैं वो गेम्स के थ्रू इसलिए जा रहे हैं क्योंकि गेम के पीछे क्रिमिनल बैठा हुआ है, और बच्चों को हमने ट्रेनिंग ही नहीं दी है कि भाई ऐसा नहीं करना है। हमने बच्चों को ये तो बता दिया कि रोड पर चलो तो लेफ्ट साइड चलना, बिल्कुल पर ये नहीं बताया जब गेम में बैठे हो तो किसी अनजान आदमी से चैट मत करना। यहाँ तो बता दिया कि अनजान आदमी से बिस्किट मत खा लेना, पर उधर अनजान आदमी से कुछ भी कर लेना, कुछ भी इंस्टॉल कर लेना। ये तो रिस्क है, और जो हो रहा है। रोब्लॉक्स के बारे में आप सब बता रहे थे कि इवन अगर यहाँ जाएंगे किसी मार्केट में गोलबाग वगैरह में, ये सब चीज़ ऐसी बिकती है, मतलब एकदम करेंसी। रोबक्स करेंसी मिलती है ना। हाँ, आप जैसे कि बाहर जाए ना विदेशों में, तो वहाँ जो रिटेल स्टोर है ना, वहाँ पर कार्ड मिलता है रोबक्स का, QR कोड टाइप का, स्क्रैच कार्ड भी होगा। आप खरीद लो 15 पॉइंट का, 20 पॉइंट का, 50 पॉइंट, 100 पॉइंट, 1000 पॉइंट, 5000 पॉइंट, मतलब 5000 पॉइंट का मतलब 5 लाख का करेंसी आपके हाथ में तड़ से, और आप दुनिया में कहीं भी बेच दो उसको, तो नंबर ही है ना। बिल्कुल और दुनिया में वो कहीं भी मूव करेगी, सो इट्स अ फास्ट मूविंग करेंसी। तो वो फिर कार्ड यहाँ गफ्फार मार्केट में बिक रहे होते हैं कैश पे। बड़ा खतरनाक हो जाता है भाई आप लंदन से गोल्ड लेके आते हो तो कस्टम पे चेकिंग होती है आपकी, मान लो आप पकड़े गए, आप रोबक्स लेके आते हो किसी को क्या पता। और आपको लाने की भी जरूरत नहीं है, वो तो ऑनलाइन आ जाएगा। एग्जैक्ट वही सर। यदि पैसा किसी और मीडियम से चला गया बिल्कुल तो ये रिस्क है, और इसकी वजह से जो बच्चे रोबक्स बहुत यूज़ करते हैं, दे गेट ऑल्सो ट्रैप्ड। तो मतलब पेरेंट्स को बहुत सारा ध्यान रखना चाहिए। स्पेसिफिकली गेमिंग का मैं देख रहा था, मेरे कज़न का बच्चा है, उसका फ़ोन ही आया अभी, वो जब 14 साल वाला एग्जांपल आया तो वो तब मेरे जहन में आया था। वो तो वही कह रहा था कि यार मुझे ये गेम खेलना है, इसमें इतना कुछ मर्चेंटाइज जो है उसका पैसा वो करना है, तो उसके लिए उसको रिचार्ज करवाने थे फला चीज़। तो मतलब इतना ज़्यादा गेमिंग में एंगॉज हो गए हैं बच्चे, और इन चीज़ों का ध्यान रखते नहीं है। नहीं, बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं। देखिए मेरे ख्याल से यदि हम बच्चों को लेकर ही थोड़ा सा 2 मिनट ले लेते हैं, जैसे बच्चे आजकल डिस्कॉर्ड बहुत यूज़ करते हैं, बस सारे टीनेज बच्चे डिस्कॉर्ड होते हैं, स्नैपचैट बहुत यूज़ करते हैं। बिल्कुल, हम सर आपकी बात रोके होंगे, हमने 2 एपिसोड पहले बात ही की थी आपने, हाँ। कि मैं बताऊंगा कि कैसे ये ऐप्स जो है लोगों के दिमाग बच्चों के साथ खेलते हैं। वो खेलती हैं। प्लीज तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अब जैसे स्नैपचैट का जिक्र करें, और मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, अगेन मैं बोल रहा हूँ, मैं कभी ये नहीं बोलता कि आप ये एप्लीकेशन यूज़ ना करें। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि आप यूज़ करें, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उसका रिस्क क्या है, बिल्कुल फिर आप करें। मुझे पता है कि गाड़ी चलाने का रिस्क क्या है, तो मैं गाड़ी चला रहा हूँ, पर मुझे रिस्क नहीं पता है और ओवर स्पीडिंग करूँगा तो नुकसान मेरे ही है। सो यही बताने की हम कोशिश कर रहे हैं। अब स्नैपचैट कोई बच्चा क्यों यूज़ कर रहा है? ऐसी कौन सी चैट है जो व्हाट्सएप पे नहीं हो सकती, स्नैपचैट पे हो सकती है? बिल्कुल सोचिए क्यों कर रहा है। कभी किसी ने पूछा बच्चे से भाई स्नैपचैट पे ही क्यों? स्नैपचैट का जो सबसे बड़ा फीचर है वो ये है कि जब मैं मैसेज भेजूंगा, सामने वाला देखेगा तो वो डिलीट हो जाएगा। तो भाई मैं ऐसा क्यों चाहता हूँ कि मैं कुछ भेजूँ, सामने वाला देखे और वो डिलीट हो जाए? ऐसे मुझे क्या फ़ायदा उससे? बिल्कुल सोचिए, और वो भी बच्चे को क्या फ़ायदा? उसको एक फ्रीडम मिलती है, फ्रीडम कि मैंने गाली दे दी अब्यूजिव, उसने देख भी ली, उसके बाद एविडेंस भी नहीं है। आई लव यू लिख दिया, उसने देख भी लिया, एविडेंस भी नहीं है, डिलीट हो गया।
ये जो फ्रीडम है ना कि मैं कुछ भी लिख दूं, ऑफेंसिव, ऑब्सीन, वल्गर, अब्यूजिव, ये मैं वैसे लिखूंगा तो नहीं लिख पाऊंगा। व्हाट्सएप पे मुझे विजिबिलिटी का डर रहता है यहाँ पर, जबकि व्हाट्सएप में भी फीचर है कि बिल्कुल, एक दिन के बाद वो डिलीट कर सकते हो टाइमर लगा के, लेकिन यहाँ तो तुरंत हो रहा है ना। और यही इसका यूएसपी था। जब ये डाउनलोड होना शुरू हुआ तो इसका स्नैपचैट का सबसे बड़ा व्हाट्सएप का तो ताकत बाद में आया सर अभी। हाँ, वो बताइए, सेम एप्लीकेशन, मतलब सिमिलर एप्लीकेशन चैट के लिए है, उसमें एक फीचर डाल दिया कि डिलीट हो जाएगा। किसी ने सोचा था कि इस वजह से वो इतनी बड़ी पॉपुलर हो जाएगी? हो गई। दूसरा फीचर उसका क्या है, स्नैप स्ट्रीक। वो क्या करता है, वो दो लोगों के बीच की रिलेशनशिप रेटिंग बताता है। यदि मैं और आप स्नैपचैट पर बहुत ज़्यादा बात करते हैं तो हमारी स्नैप स्ट्रीक रेटिंग हाई हो जाएगी, और मैं और ये कम करते हैं तो कम रहेगी। अब एक क्लास के अंदर 40 बच्चे हैं, सब बच्चे स्नैपचैट पे मान लें। अब ये लड़का देख रहा है कि ये लड़की उन 3 लड़कों से तो बात करती है, मेरे से नहीं करती है, मैं डिप्रेशन में हूँ। बिल्कुल, क्योंकि उसकी स्नैप स्ट्रीक, उस लड़के से तो 4.5 है स्नैप स्ट्रीक, मेरे से तो कम है, या मेरे से तो जवाब ही नहीं देती। क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन का ओवरडोज मिल रहा है, एक्सपोजर, इसलिए आप डिप्रेशन में। यदि आपको नहीं पता होता कि आपस में उनके क्या बातचीत, तो क्या मतलब हमें काहे का टेंशन। लेकिन ये फीचर दिए गए एक कॉम्पिटिटिव प्रेशर क्रिएट करने के लिए दिए गए। जैसे आपको होता है ना कि आपके इंस्टा पे इतने फॉलोअर है, मेरे इतने, ये कॉम्पिटिटिव प्रेशर है यार। नहीं होता तो काहे का प्रेशर। एग्जैक्टली वही प्रेशर यहाँ स्नैप स्ट्रीक हमारी, देखा। फिर एक तीसरा फीचर आता है उसमें, उसके फीचर का नाम है लोकेशन ट्रैकिंग। मतलब उसमें आप सबकी लोकेशन देख सकते हो। अब मेरे पास केसेस आए, एक बच्चा है वो डिप्रेशन में। क्यों भाई? मैंने उसको प्यार से निकाला। अरे वो मेरे 4 दोस्त बर्गर खाने गए फलाने रेस्टोरेंट पे, मैं देख रहा हूँ गए हैं, मुझे बुलाया नहीं। क्यों? क्योंकि वो देख पा रहे हैं। एग्जैक्टली। फिर उसमें एक फीचर है डिस्कवर करके, ओके, जहाँ पर आप डिस्कवर कर सकते हो लोगों के बारे में इन्फॉर्मेशन। जैसे मुझे आपके इंटरेस्ट डिस्कवर करने, मुझे आपको इम्प्रेस करना है, तो मैं कैसे करूँ? आप समझ रहे हो? ये सब चीज़ें अब तो इसमें भी एआई आ गया। एग्जैक्टली। व्हाट्सएप में, पहले स्नैपचैट में था एआई पहले से, उसमें एक एआई बॉट है। तो ये सारे जो फीचर है, ये इसका कोई पॉजिटिव यूज तो नहीं दिखता मुझे। फॉर एंड आई एम जस्ट गिविंग यू एज एन लेमैन अंडरस्टैंडिंग कि भाई मुझे का मतलब है सारी दुनिया समझती है कि मेरा मैसेज जाएगा, डिलीट हो जाएगा, तो उससे और क्या फ़ायदा हो सकता है, मुझे पॉजिटिव फ़ायदा बता दो क्या होगा। और दैट टू सर जब बच्चे यूज़ कर रहे हैं उसको, जब बच्चे यूज़ कर रहे हैं तो बच्चों को आपने एक पावर तो दे दी कि वो कुछ भी लिख दे, ऑब्सीन लिख दे, अब्यूज लिख दे, लेकिन जिस बच्चे को ये मैसेज गया वो उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो सोचा कभी आपने? या किस लड़की को गया वो बता भी नहीं पा रही है। बिल्कुल। और उसके बाद प्राइवेट ग्रुप्स बन जाते हैं, डिस्कॉर्ड पे, इंस्टा पे बन जाते हैं। बॉयज़ लॉकर रूम की कहानी पता ही होगी आपको, दिल्ली में बना था, जो रेप डिस्कस कर रहे थे बच्चे उसमें। सो ऑल दीज थिंग्स बिकॉज प्राइवेट, हिडन, ये इतना ज़्यादा उनके कल्चर में आ गया है कि हम नहीं बताएंगे, प्राइवेट कुछ भी करेंगे। लेकिन वो जो प्राइवेट कर रहे हैं बहुत खतरनाक है। सो ये कुछ ऐप्स, बिल्कुल। डिस्कॉर्ड भी सर आप बता रहे थे, उसको भी Discord बड़ा anonymous पॉपुलर हो है। गया। बिल्कुल। उसमें फीचर है कि आप एनोनिमस हो जाते हो। आप आपका ना मोबाइल नंबर लिंक होगा ना ईमेल आईडी, और उसके बाद आपको एक हैशटैग मिल जाएगा, उससे आप पूरी दुनिया से बात करो विदाउट रिवीलिंग योर आइडेंटिटी, नाइदर यू वुड नो आइडेंटिटी ऑफ अदर पर्सन। अब उस वजह से उसमें बहुत सारी इलीगल चीज़ें होने लगती हैं, क्रिमिनल उसको यूज़ करने लगते हैं, बच्चे भी यूज़ कर रहे हैं, तो खतरा है ही। फिर जितने भी इस तरह की ट्रेंडिंग ऐप्स या गेम्स हैं, ये ध्यान रखिए कि उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा फीचर होगा जो आपको सुनने में बड़ा वैसा लगता होगा कि बिल्कुल हाईटेक टाइप का है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट आपके ब्रेन पे होगा बड़ा नेगेटिव होगा। खास यहीं पे एआई का कोई ज़रूरत नहीं थी। व्हाट्सएप में एआई की मुझे कोई ज़रूरत नहीं लग रही थी, अब डाल दिया, अब उसके फ़ायदे नुकसान देखना। तो ये सब चीज़ें यदि हमें पता है और फिर हम यूज़ कर रहे हैं तो हम बचे रहेंगे। नहीं सर, लगता है मतलब मान लीजिए कोई गेम है, फॉर एग्जांपल बीजीएमआई, पबजी वगैरह, ये सब गेम ही हो गए, कुछ इतना एडिक्टिव चीज़ें हो जाती हैं कि 6-6 घंटे खेल रहे हैं। और बच्चे तो मान लीजिए कितनी खबरें आती हैं कि किसी ने अपने खुद को सुसाइड कर लिया, किसी ने फला के मतलब पेरेंट्स के, मतलब जैसे आप बता रहे हो, उसके बैंक अकाउंट डिटेल दे दिए, 6-6 लाख रुपए चले गए, मर्चेंडाइज खरीद ली। मतलब इतनी मतलब अनअवेयर है लोग, पेरेंट्स स्पेसिफिकली बच्चों के स्मार्टफोन यूजेज से। चलिए दे दीजिए आप स्मार्टफोन, बट वही है, उस पर कहीं तो आपको लिमिट लगानी पड़ेगी। आपको पता है चाइना में लिमिट लगी हुई है। ओके। चाइना में आप टीनेज बच्चे को 45 मिनट से ज़्यादा फ़ोन नहीं दे सकते। अच्छा। इंटरनेट एक्सेस नहीं है, कानून है। तो चाइना
बहुत आगे की सोचता है, उसको पता है कि इस वजह से जबकि उन्होंने तो सब कुछ बैन कर रखा है, आप देखिए तो उनके तो एग्जैक्टली सर, प्लेटफॉर्म भी सारे अपने हैं, सारे बट अपने हैं तब भी यूज़ तो करते हैं बच्चे। तो चाइना को पता था कि पूरी पूरी जनरेशन खत्म हो जाएगी, और यदि उनको आदत लग गई कि 6-6 घंटे रील देखना है या जो भी वेस्ट ऑफ टाइम, वो आगे जाके खतरनाक हो जाएगा। तो जो चीज़ उन्होंने 2004-3 में की थी कि डेटा बंद कर दिया अपना, वैसा से ही कुछ डिसीजन ये है कि टीनेज बच्चों को रोक दीजिए। उस पर हमने डिस्कशन भी किया था जी बिजनेस एग्जैक्टली सर। लेकिन ये बड़ी अच्छी सोच लगी मुझे। अब ये कैसे कर पाएंगे, ग्राउंड लेवल पे करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आप कैसे किसी को रोक लेंगे, लेकिन दे वुड हैव इम्प्लीमेंटेड सम प्रोविजन टू रिस्ट्रिक्ट दिस, एटलीस्ट कानून तो बना, बिल्कुल लोगों को अवेयरनेस तो हो कि भाई ये खतरनाक है। तो इतने जितने भी जैसे कुछ गेम्स जब डिज़ाइन कंपनियों से आप बात करेंगे, कुछ डॉक्यूमेंट्री मिल जाएंगी, तो आपको पता पड़ेगा कि उनको डिज़ाइन इस तरीके से किया जाता है। सर, आप तो इस टेक्नोलॉजी में रहे हैं, मोबाइल टेक्नोलॉजी। हाँ, तो उनको एज ए फीचर जो बताता है कि ड्रग की तरह लगने चाहिए फीचर। यदि वो फीचर ऐसा नहीं है कि मुझे अफीम की तरह नशा हो जाए, तो फिर वो फीचर नहीं चाहिए मुझे। तो चाहे वो गेम हो, चाहे वो सोशल मीडिया ऐप्स हों, उसमें इस तरह के फीचर डाले जाते हैं। जैसे आप देखो कि आपने, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, आपने पिक्चर पोस्ट की, कर दी, थोड़ी देर बाद आप जाते हो देखने के लाइक कितने हैं, कितने लाइक एग्जैक्टली। तो एक फीचर डाला हमने कि अब आप लाइक भी देख सकते हो। फिर आप देखते हो कि लाइक किसने किया, ठीक है। वो चाहते तो एक साथ दिखा सकते थे चीज़, नहीं, फिर लाइक क्लिक करने के लिए आप जाओगे, फिर देखो किसने किया लाइक, फिर आप हो सकता है कि उस जिसने लाइक किया उसमें से किसी एक प्रोफाइल पे आपको इंटरेस्ट आ जाए, तो आप वहाँ भी जाओगे, यार ये बंदे ने लाइक क्यों किया, ये बंदा मुझे कैसे जानता। सो दिस इज योर दिस ये ड्रग है। फिर सर लाइक किया, लव वाला आइकन किसी ने बनाया, हाँ, हार्ट वाला, उसके देखोगे एग्जैक्टली। अभी सिर्फ लाइक करते नहीं, अब 6 ऑप्शन दे दिए, एग्जैक्टली। ये बहुत पर्सनलाइज लाइक है। ये ऐसा वाला है, मतलब आपका दिमाग इतना चलवा दिया उस एक फोटो पोस्ट करके कि आप सोचने लग जाओ उसने क्यों किया ये। हाँ, उसमें उलझे हुए आप सुबह से शाम तक। अब मान लो ऐसे कोई और एक फीचर डाल दे कि किसी ने वॉइस नोट छोड़ दिया उस पर, तो अब वो सुनना बैठ जाओगे कल के दिन, अच्छा इसका वॉइस नोट क्या, उसका वॉइस नोट क्या। अब ये फीचर क्या है यार, टाइम वेस्ट है। बिल्कुल। लेकिन ये इस तरह से डिज़ाइन होते हैं जिससे आपका दिमाग ज़्यादा उसमें फंसा दिया जाए, एंड देयर इज लॉट्स ऑफ रिसर्च बिहाइंड इट। ऐसे नहीं है, बता रहा हूँ आजकल के बच्चे बड़े खतरनाक हैं। मैं एक स्कूल में आज सुबह बोल रहा था, और मैं अक्सर बच्चों से पहला सवाल यही करता हूँ जब भी किसी स्कूल में बोलता हूँ कि मुझे कोई ऐसे तरीके बताओ जिससे मैं इंटरनेट पे पूरी तरह छिप जाऊँ, और बच्चे बताना शुरू करते हैं कि भाई VPN यूज़ कर लो सर, प्रॉक्सी यूज़ कर लो, इनकॉग्निटो मोड में चले जाओ, डिस्कॉर्ड यूज़ कर लो। पर बच्चे कुछ ऐसी चीज़ें बता देते हैं जो मुझे नहीं पता होती, एंड आई गेट शॉक्ड। तो ऐसा आज कुछ बताया, और उसके बाद मैंने ऐसी जिक्र किया कि कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे मिस कॉल पे मेरा फ़ोन हैक हो जाए। तो मुझे जान के आश्चर्य हुआ कि ऑलमोस्ट हर बच्चे को पता था पेगासस के बारे में। अच्छा। और ये सारे बच्चे वो हैं जो 14 ईयर्स से नीचे, 14 साल से छोटे बच्चे थे स्कूल के, और बड़े लोगों को नहीं पता होता। तो अवेयरनेस बच्चों की एक एवरेज जो 30+ 45+ लोग हैं उनसे ज़्यादा है, ये तो तय है। सर अब ना वो वाली थोड़ी कहानी बताइए जो आप अभी बता रहे थे, एक घर था और उसके अंदर सारे फ़ोन एक घर के हैक हो जा रहे थे, जो भी उस घर में रह रहा था और जो भी आसपास के लोग भी थे, सबके फ़ोन हैक हो रहे थे। नहीं, बिल्कुल, ये बहुत शॉकिंग रिविलेशन था, क्योंकि जब हमने केस सॉल्व किया तो जो निकल के आया क्रिमिनल, रोंगटे खड़े कर दिए सर। कहानी शुरू होती है ऐसे, मुझे कॉल आया दिल्ली के पास की सिटी है, मैं नाम इसलिए लूँगा कि बच्चे का केस है, और वहाँ से कॉल आया और बोलते हैं कि DSP मैम का कि एक घर है उसमें कोई भी जाता है उसका फ़ोन हैक हो जाता है। मैं ऐसे कैसे हो सकता है? बोले नहीं, कोई भी जाएगा उसके व्हाट्सएप से मैसेज आने लगेगा। मैंने उसके व्हाट्सएप से मैसेज आएगा? बोले हाँ। और बोले उन्होंने पुलिस में कंप्लेन की, तो हमने कांस्टेबल भेजा घर में, चेक करके आ। जब कांस्टेबल घर से निकला तो कांस्टेबल के नंबर से व्हाट्सएप मैसेज आ गया, अच्छा पुलिस वाला बुला लिया, देखते हैं क्या कर पाता है। तो बोले हम पुलिस वाला नहीं भेज पा रहे हैं। डर गए लोग कि मेरे नंबर से पता नहीं क्या मैसेज चला जाए। ये बात है 2021 की, केस पुराना है, क्योंकि ये तभी रिलेवेंट लगेगा क्योंकि टेक्नोलॉजी अब उसका चेंज हो गई ना। तो 2021 फरवरी में हम बैठे हुए हैं, बात आई, मैंने कहा ठीक है आप फ़ोन भेज दीजिए, मैं चेक कर लेता हूँ। तो उन्होंने कुछ फ़ोन भेज दिए, 4-5 फ़ोन हमने स्कैन किए, सारे क्लीन, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा मैडम फ़ोन तो सारे क्लीन है। बोले नहीं। उसके बाद उसका फ़ोन आ गया, उन्होंने प्रेशर में आके विक्टिम को मेरा नंबर दे दिया, उसका फ़ोन आया। बोले अमित जी बोल रहे हैं? हाँ। अरे सर अब तो हम घर में बात नहीं कर पा रहे हैं, डरे डरे घूम रहे हैं, किसी को फुसफुसा के बात करते हैं। मैंने क्यों, क्या हो गया?
कह रहा है उसको सब पता पड़ जाता है। हम फुसफुसा के बात करें वो भी सुन लेता, उसका मैसेज आ जाता है, तुरंत आता है। मैंने कहा वो जवाब भी देता? बोले हाँ। बोले जवाब भी देता, बात करता हूँ। किस WhatsApp नंबर पे से? मैसेज भेज किस नंबर से? किसी के भी नंबर से आ जाता है। जिस नंबर से मेरे से बात हो रही वो फोन भी मेरे सामने पड़ा हुआ है, सामने पड़ा है जिससे आ रहा है, और एक फोन मेरे हाथ में, उससे मैसेज आता है और मैं जवाब दे रहा हूँ, जवाब आ रहा है। सब कुछ रिमोटली कंट्रोल कर रहा है, मतलब होता घबराया हुआ। बोले मैंने वाईफाई बदलवा के देख लिया, फ़ोन फॉर्मेट कर लिए, प्रॉब्लम नहीं रुक रही, और सर महीना भर हो गया, 1.5 महीना हो गया परेशान हो। मुझे बड़ा अजीब लगा, नहीं वो चैलेंज वाली बात। एग्जैक्टली। मैंने कहा या तो ये आदमी या फिर कुछ रियलिटी में कुछ हो रहा है। मैंने कहा भाई तू आ जा। तो सैटरडे आ गया मेरे पास, मेरे ऑफिस यहीं सेक्टर 108 में। वो बोर्ड बनता, मैंने चार्ट बनाना शुरू किया। मैंने कहा मुझे शुरू से कहानी बताओ, ये खेल कब से शुरू हुआ? बोले खेल शुरू हुआ 21 जनवरी से, 21 जनवरी 2021 लिखा मैंने, याद रखना सारी डेट। पहला मैसेज क्या आया? बोले पहला मैसेज मेरे फादर को आया मेरी वाइफ के नंबर से। क्या आया कि तुमने पड़ोस में रहने वाली एक 6 साल की बेटी को डांटा है, उससे पैर छू के माफ़ी मांगो वरना बैंक अकाउंट खाली कर दूंगा। तो बोले फादर को बड़ा अजीब लगा, उन्होंने बहू को बोला इधर आओ, तुमने मैसेज क्यों भेजा? बोले उसने दिखाया मैं तो नहीं भेजा, उसके फ़ोन में दिख भी नहीं रहा, पर उसी के नंबर से आया। तो नहीं यार तुमने मैसेज भेजा है। तो उसने वापस किया कौन हो तुम? तो जवाब है मैं हैकर हूँ, तुम्हारे घर के सारे फ़ोन हैक कर रखे हैं, जो मैं कह रहा हूँ करो वरना गया बैंक अकाउंट। तो मेरे फादर ने उससे कहा कि यार मैं बड़ा हूँ, मैं डांट सकता हूँ यार, ऐसे थोड़ा होता है। बोले ना ना कोई बड़ा छोटा नहीं, पैर छू के माफ़ी मांगो। अब चूंकि बोले थ्रेट इतना ज़्यादा था तो इन्होंने बेटी को, पड़ोस की एक लड़की थी, उसको बुला के पैर छू के माफ़ी मांग ली। तो उसके तुरंत बाद मैसेज आता है कि अच्छा किया, अब छोड़ दिया, अगली बार फिर देखता हूँ। तो बोले शॉकिंग बात ये थी कि रियल वर्ल्ड में कोई चीज़ हो रही है, उसको वर्चुअल वर्ल्ड में कैसे पता पड़ रही है? मतलब ही इज सिटिंग समवेयर एल्स, हाउ डज ही नो कि मैंने पैर छू के माफ़ी मांग ली? तुरंत मैसेज आता है, ये याद रखना। तो मैं लिखता गया 21 जनवरी ये हुआ। दूसरा मैसेज, फिर बोले डेली का काम हो गया। अगले दिन मैं छत पे घूम रहा था तो मेरी वाइफ के नंबर से मुझे मैसेज आया, अभी तक सोया क्यों नहीं कुंभकर्ण? मैं बोले भाग के नीचे आया तो वाइफ का फ़ोन बंद है और सो रही है। मैंने कहा यार इसके जब फ़ोन बंद है तो मैसेज कैसे आया? तो चुपचाप बोले डर के सो गया मैं। फिर बोले अगले दिन मैं ऐसे हम लोग पेपर पढ़ रहे हैं तो अच्छा भाभी जी किचन में कटहल बन रहा है। मैं भाग के गया किचन में। तो बोले वो वाकई उसको कैसे पता किया हो रहा? तो मैं हम लोग घबराहट ऐसे हो गई। एकदम बोले एक इंश्योरेंस वाला आया तो उसकी बाइक का फोटो खींच के मुझे भेजा, अच्छा ये इंश्योरेंस वाला है ऐसे कर। मतलब वो कैमरा भी देख सकता है, किसी भी एंगल से फोटो ले सकता है। फिर बोले बात बढ़ गई, पंखा ऐसे चलता हुआ मेरे बेडरूम का रिकॉर्ड करके उसका वीडियो आ गया, घर के किसी से, मेरे नंबर से फादर को चला जाएगा, फादर के नंबर से वाइफ को आ जाएगा, वाइफ के नंबर से मुझे आ जाएगा, ऐसे कुछ भी हो रहा था। फिर बोले मेरा छोटा भाई आया दिल्ली से और उसके लिए हम कोई लड़की देखने गए थे। जब वापस लौटे तो आती साथ हमें मैसेज आ गया, मेरे भाई के नंबर से आया कि ये लड़की अच्छी है, इसको हाँ कर दो, जिसको तुम देख के आए हो, मैं इसका एक्स बॉयफ्रेंड बोल रहा हूँ। और बोले मैंने ये बात किसी को बताई नहीं थी कि हम लड़की देखने जा रहे हैं या कुछ ऐसी बात है। तो वी वर ऑलमोस्ट शॉक्ड कि भाई ये तो कुछ मेजर हो गया है। फिर बोले जब भाई मेरा दिल्ली वापस जा रहा था तो रास्ते में मैसेज आता है कि तुम्हारे फादर एक्सपायर कर गए। अब बोले वो सबको कॉल लगा रहा है, किसी का कॉल नहीं लग रहा है। वो वापस आया घर में सब कुछ नॉर्मल। सो सिचुएशन हैज़ रीच टू दैट लेवल, दैट्स व्हाई वी आर स्केयर्ड। और ये लगातार हो रहा है और मैं सब कुछ लिखता जा रहा था। फिर मैंने मैसेज भी देखे जो आए थे इनको। मैंने कहा 21 जनवरी से पहले कुछ हुआ अजीब? बोले हाँ साहब हुआ। मैंने क्या? बोले 21 जनवरी से पहले हमें अमेजोन से गिफ्ट आते थे कैश ऑन डिलीवरी पर, मेरी नंबर से बुक होते थे या मेरी वाइफ के नंबर से या फादर के नंबर से, और हम उन्हें मना कर देते थे कि हमें चाहिए, हमने बुक ही नहीं किया, हम तो लेते ही नहीं है। और वो आ जाते थे और फिर वो झगड़ते थे और उसके बाद मैं भगा देता था उनको। फिर क्या हुआ? बोले फिर उन्होंने मैं ब्लैक लिस्ट कर दिया कि तुम लोग अमेजोन से कुछ बुक ही नहीं कर सकते। मैंने कहा ओके। उसके बाद क्या हुआ? बोले उसके बाद डोमिनोज से पिज़्ज़ा आने लगा। हर शाम को 8 बजे घंटी बजती थी पिज़्ज़ा, और हमें पता था आज आने वाला है और आता था, हमारे नंबर से बुक होता था। फिर बोले उन्होंने ब्लैक लिस्ट कर दिया कि तुम लोग खाते हो नहीं, बुक करते रहते हो। और बोले इसका बाद ये होना शुरू हो गया। मैं पूरा सीक्वेंस देखता जा रहा था। तो फिर मैं जब उसकी चैट वैट देखी तो मैंने कहा देख भाई तुम्हारे पड़ोस में, आस पड़ोस में कौन कौन रहता है, सबका डिटेल बताओ। तो बताया साहब ये। फिर मैंने उससे कहा, मैंने चैट देख के मुझे ये लग रहा है कि ये कोई बच्चा कर रहा है। और गुस्सा हो, कह रहा है अजीब आदमी हो सर, पूरा फ़ोन कैसे कोई हैक कर सकता है और इतने सारे, और व्हाट्सएप से कैसे मैसेज आ रहा है।
मैंने कहा देखो, क्योंकि जो मैसेज लिखे गए ना वो उसमें एक जगह ऐसा, अच्छा एक और कांड हुआ था। एक दिन मैसेज आया कि तुम्हारा बेटा वहाँ बैठा हुआ है आंगन में, उस पर मैंने स्नाइपर लगा रखा है, तुम्हारे पास 30 सेकंड है, उसको बचा लो वरना गोली चलेगी और उड़ जाएगा सब। बोले भगदड़ मच गई घर में। मैं ढूंढा बेटा कहाँ, और देखा तो वो आंगन में बैठा था ना, उसको अंदर लेके गया। तो बोले ऐसा होने लगा है। तो मैं तो था स्नाइपर गन पबजी में होता है, ऐसे करके मैं कनेक्ट करने का। फिर उसने कई जगह स्पेलिंग मिस्टेक की हुई थी, हिंदी को इंग्लिश में लिखा गया था रोमन्स में। मैंने कहा ये कोई बच्चे ही कर रहा है, और 13-14 साल का कोई बच्चा है। कह रहा 13-14 साल का बच्चा पूरे मोहल्ले में नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा। बोला सर आप ढूंढ नहीं पा रहे, हैकर थोड़ा स्मार्ट है इसलिए आप कहानियां बना रहे हो। तो मैंने कहा तो बेइज्जती हो जाएगी। मैंने फिर सारे फ़ोन ऐसे रखे, अपनी टीम के बंदे को बुलाया। मैंने कहा सारे फ़ोन की एप्लीकेशन लॉग निकालो, किस फ़ोन में कितनी एप्लीकेशंस, और उसकी टेबल बनाओ और मुझे निकाल के दो। तो उसने बना के दिया। फिर मैंने वो टेबल देखी कि सारे फ़ोन में कोई एप्लीकेशन ऐसी है जो कॉमन हो। तो होती है कॉमन, व्हाट्सएप कॉमन, फेसबुक कॉमन। देखता गया एक एप्लीकेशन देखी, पैरेलल स्पेस। ओके, पैरेलल स्पेस हर एक फ़ोन में थी। तो मैंने कहा पैरेलल, अच्छा उस तब तक मुझे भी नहीं पता था पैरेलल स्पेस क्या होती है। तो इसलिए मैं इग्नोर किया जा रहा था। तो मैंने पैरेलल स्पेस देखी और देखा, मैंने कहा अरे पैरेलल स्पेस क्या होता है। पैरेलल स्पेस आपके फ़ोन के अंदर एक फ़ोन बना देता है। सो यू हैव ए फोन, इंस्टॉल पैरेलल स्पेस, उसके अंदर जाओगे तो एक और व्हाट्सएप इंस्टॉल कर सकते हो, एंड यू कैन कॉन्फ़िगर दैट व्हाट्सएप ऑन अनदर नंबर। अब हुआ क्या कि अक्टूबर 2020 से व्हाट्सएप ने मल्टीपल डिवाइस का सपोर्ट शुरू कर दिया था, बीटा वर्जन दिया था। उससे पहले एक नंबर पे एक ही व्हाट्सएप इंस्टेंस चलता था, लेकिन उस समय अक्टूबर 2020 में रिलीज किया कि अब एक नंबर 2 डिवाइस पे भी चल सकता है। तो वो हर एक फोन के अंदर 2 व्हाट्सएप चल रहे थे। जो दूसरा व्हाट्सएप पैरेलल स्पेस के अंदर चल रहा था वो घर के किसी दूसरे नंबर का था, लाइक दिस। तो बच्चे के हाथ में एक फ़ोन होता था, और वो जो दूसरा व्हाट्सएप पैरेलल स्पेस के अंदर है वो वाला फ़ोन सामने होता था। उसके नंबर से किसी को मैसेज कर देता था तो लोग घबरा जाते थे, यार भेजने वाला फ़ोन भी सामने है। तो जब मैंने देखा ये, मैंने कहा देखिए पैरेलल स्पेस आपके फ़ोन में आपको पता था? बोला नहीं साहब हम तो इतना जानते ही नहीं, किसने इंस्टॉल किया? मैंने कहा जिसने भी किया उसने फ़ोन टच किया ना आपका, ये तो रिमोटली इंस्टॉल हो नहीं सकता सबके फ़ोन में। वो फिर कॉन्फ़िगर भी किया व्हाट्सएप, और उस व्हाट्सएप जो पैरेलल स्पेस के अंदर था उसके अंदर मुझे वो सारे मैसेज भी दिख गए। तो फिर मैंने कहा कि ये अच्छा आप अपने बच्चे का फ़ोन दिखाइए, जो जिसमें से वो ऑनलाइन क्लासेस करता था। तो बच्चे का फ़ोन देखा तो उस बच्चे के फ़ोन में मुझे यूट्यूब वीडियोस दिख गए, कुछ डाउनलोड किए थे उसने, कि हाउ टू हैक व्हाट्सएप, हाउ टू हैक अच्छा मोबाइल फ़ोन करके 12-13 वीडियोस थे। मैंने कहा देखो तुम्हारा बेटा ये वीडियो देख रहा है, हाउ टू हैक व्हाट्सएप, हाउ टू हैक मोबाइल। तो और गुस्सा हो गया, कह रहा हाँ देख रहा है तो क्या गलत कर रहा है। कह रहा घर में तबाही मची हुई है, सबके फ़ोन हैक हो रहे हैं, वो ढूंढ रहा है कि कैसे हैक होते हैं ताकि हेल्प कर सके। तो आपको इसमें क्या तकलीफ है? मैं चुप हो गया, मैंने कहा बात तो सही कह रहा है। मैंने तुम्हारा बच्चा कितने साल का है? कहता 9 साल का सर बच्चा, कैसे करेगा आप, ऐसी फालतू में शक कर रहे हो? तो बिल्कुल चुप। तो मैंने फिर देखा दोबारा फ़ोन उठा के, तो मैं देखा कि ये वीडियो डाउनलोड कब किए गए। तो सारे के सारे वीडियो 21 जनवरी से पहले डाउनलोड किए गए थे। मैंने सर आपने बताया अभी कि आपको पहला मैसेज 21 जनवरी को आया, बिल्कुल। तो बच्चा 21 जनवरी से पहले क्यों देख रहा था वीडियो? बिल्कुल। उस समय उसको पहली बार लगा कि मैं कुछ सेंस कर सकता बात कर रहा हूँ, सेंसिबल बात। कहता है यार बात तो सही कह रहा हूँ, 21 जनवरी से पहले तो उसको भी नहीं पता था कि ऐसा हो रहा है, तो ऐसे वीडियो क्यों देखेगा? फिर मैंने उसका डिलीटेड डेटा भी रिकवर करा, फिर तो मैंने उसका ब्राउजिंग सब मैंने कहा इस फोन का ढंग से फॉरेंसिक करो। तो जो दिखना शुरू हुआ वो तो हम चौंक गए कि बच्चा तो बहुत स्मार्ट है, ये तो पता नहीं किस किस ग्रुप में जुड़ा हुआ है। तो मैंने उससे फिर पूछा, मैंने कहा 9 साल का ही है? कहता हाँ यार 9 साल का। एक जाट था तो गुस्से में एकदम से बोला उसकी टांगें तोड़ दूंगा, और 1-1.5 महीने से घर को परेशान कर रखा है, पूरे मोहल्ले में खबर छप गई है, जागरण में खबर लगा रहा है, कभी कुछ कर रहा है कि पुलिस वाले। तो होता क्या था सर कि फ़ोन आपका यदि ऐसे पड़ा है और उस पर कोई OTP आता है तो कोई भी देख सकता है। बिल्कुल। तो यदि कोई ऐसे बगल में बच्चा खड़ा हो जाएगा तो आप उस पर शक भी नहीं करोगे जिसने फ़ोन उठा भी लिया। और आप कॉल यदि आ जाए ना, तो कॉल तो आप लॉक फ़ोन की भी पिक कर लेते हो। बिल्कुल। तो आजकल OTP कॉल पे भी आता है। तो ये जो रिस्क हैं लाइफ में, और ये जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं, जो मैंने पिछली बार बताया था कि 12 ऐसे तरीके हैं जिनसे OTP चोरी होता है, 12 के 12 तरीके मुझे बच्चों ने बताए। ये PhD साइंटिस्ट नहीं बता सकते मुझे,
बिल्कुल। इसलिए किताबों में नहीं है, इसलिए इसके प्रति यदि बता देते तो मैं सिक्योर भी नहीं नहीं हो पता जाते था, सिस्टम। हम लोग को नहीं पता इतना, बिल्कुल। तो जो साइबर सिक्योरिटी में पीएचडी कर रहे हैं या रिसर्च कर रहे हैं, क्वांटम सिक्योरिटी बना रहे हैं और दुनिया, उनको थोड़ी ना पता कि ओटीपी चुराने का ये तरीका हो सकता है, वो उस तरफ उतना सोचते नहीं। बच्चे चूंकि लूपहोल्स निकालते रहते हैं सिस्टम में, एंड देन दे आइडेंटिफाई गैप्स कि यार ये तो जीमेल हैक हो जाएगा, ये तो फेसबुक हैक हो जाएगा। तो कुछ चीज़ें तभी समझ में आती हैं जब आप एक्सप्लोरिंग मोड में होते हो, बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हो, एजुकेटेड हो जाते हो, तो आप उधर थॉट जाता ही नहीं आपका, आप बेसिक्स इग्नोर करना शुरू कर देते हो। और इस वजह से जितने कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स हैं हमारे, जैसे ट्विटर हैक हुआ, बच्चे ने किया था, 17 साल का बच्चा है, निमा फजेली, देखिए गूगल कीजिए मिल जाएगा आपको। 17 साल के बच्चे ने ट्विटर हैक किया। ट्विटर का सिक्योरिटी बजट देशों के सिक्योरिटी बजट से ज़्यादा है। तो ये तो ना कि ट्विटर के पास एंटीवायरस नहीं था बिल्कुल। कि साहब एंटीवायरस रख लो हैक नहीं हो गए, या वायरवॉल नहीं था, राउटर नहीं था, गेटवे नहीं था, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम नहीं था, सब था, पर हैक किसने किया? ठीक है सर, आज इतना ही रखते हैं इसको। आज भी काफ़ी लंबा हमने किया, मतलब बट अगैन यही था कि और लंबा चाह रहे थे कि और भी बात करें, क्योंकि बात तो ख़त्म ही नहीं हो रही और हमारे व्यूअर्स भी चाहेंगे कि और चीज़ें उनको मिले। लेकिन अगली बार हम आपसे मतलब और कहानियाँ, स्टोरी सुनेंगे और प्लस जो अवेयरनेस है उसको भी और लोगों तक पहुँचाएंगे। बिल्कुल, उत्सुकता बनी रहने दीजिए, धीरे धीरे करके चीज़ें खोलेंगे। बिल्कुल। बहुत सारी कहानियाँ हैं, 750 से ज़्यादा केसेस में वर्कआउट कर चुका हूँ, 150 से ज़्यादा रिकॉर्डेड कहानियाँ हैं, तो हम सब सुनेंगे, बिल्कुल। क्योंकि कहानियों से ही सीखा जा सकता है। मैं डूज एंड डोंट्स कभी नहीं बताता कि ये मत करो और ये करो, ये स्टाइल नहीं है। कहानियाँ सुन के आपको कुछ ज्ञान मिल जाए और आप अपने आप को कॉन्शियस कर पाएँ, तो हमारा काम हो गया। थैंक यू सो मच। थैंक्स सर।